Hello everyone, very good morning to all of you. Guys, in last lecture we were hooked up with charging provision of CGST Act. हमने CGST Act के जो चार्जिंग प्रोविजन को पढ़ना स्टार्ट किया था, that is right from the beginning, that is article 265, which simply said that no tax shall be levied and collected except the authority of law, meaning thereby you need to provide legal validity to levy as well as collection both. For the purpose of providing legal validity inconsistent with the article 366(12)A and 246A, we design section 9 under the CGST Act as a charging provision. क्लियर है? और चार्जिंग प्रोविजन जो हमने सेक्शन 9 डिजाइन कर रखा था, बेसिकली ये लेवी एज वेल एज कलेक्शन दोनों के बारे में बात कर रहा है. कोई भी टैक्स इंडिया में तब तक लेवी नहीं हो सकता, कलेक्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे लीगल वैलिडिटी बाय प्रिपेयरिंग अ लॉ ना दे दी जाए. किसी भी एक्ट का चार्जिंग प्रोविजन इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोविजन. यदि आपने सिर्फ लेवी को लीगल वैलिडिटी दी और कलेक्शन को नहीं दी तो चार्ज तो हो जाएगा, टैक्स इंपोज तो हो जाएगा, लेवी हो जाएगा, बट उसका कलेक्शन नहीं हो पाएगा बिकॉज उसके कोई लीगल प्रोविजन ही नहीं है. और यदि आपने कलेक्शन के लीगल वैलिडिटी दे दी बट लेवी के लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाया तो क्या होगा? असेसी सिंपली क्या बोलेगा, जब लेवी नहीं हुआ, चार्ज ही नहीं हुआ, इंपोज ही नहीं हुआ तो किस बात का कलेक्शन? तो हम कलेक्ट दैट इज पे करेंगे क्या गवर्नमेंट को? नहीं करेंगे. दैट इज द रीजन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप लेवी एज वेल एज कलेक्शन दोनों को लीगल वैलिडिटी दे. At the same time, whenever lawmaker levy or collection, that is a charging provision draft करते हैं, then they should be very 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 careful because charging provision is nothing but the very important, that is a nuclear of entire act. जान है, अगर आपने चार्जिंग प्रोविजन को ड्राफ्ट करते समय थोड़ी सी भी एम्बिग्यूटी, थोड़ी सी भी गलती कर दी, पूरे के पूरे एक्ट की वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है. इतना इंपॉर्टेंट है चार्जिंग प्रोविजन. क्लियर है? अच्छा, हमने जो चार्जिंग प्रोविजन ड्राफ्ट कर रखा था एज फार एज सीजीएसटी एक्ट इज कंसर्न, हमने सेक्शन 9 ड्राफ्ट किया है. आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 5 पढ़ेंगे और यूटीजीएसटी एक्ट में क्या है? सेक्शन 7. एसजीएसटी एक्ट में रिस्पेक्टिव स्टेट वाइज प्रोविजंस आपको डिफर करेंगे, वो हमें नहीं देखना है. इवन हमें यूटीजीएसटी भी नहीं देखना है, बट मैंने लिखवा दिया जस्ट फॉर अ रेफरेंस, क्योंकि ऑल टूगेदर चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, यूटीजीएसटी हो, ऑलमोस्ट प्रोविजन कट कॉपी पेस्ट है विथ हियर एंड देयर छोटे मोटे जो चेंजेस होते हैं वो. जैसे आईजीएसटी के चार्जिंग प्रोविजन में इंट्रा स्टेट की जगह आपको क्या दिखेगा? इंटर स्टेट. समझ में आ रही बात है? अच्छा, इसके बाद यदि मैं चार्जिंग प्रोविजन की बात करूं तो सेक्शन 9 को हमने 5 पार्ट में डिवाइड करके रखा था, 9(1), 9(2), 9(3), 9(4) एंड 9(5). Out of that all 5 parts, 9(3), 9(4) and 9(5 purely talking in respect of collection, whereas 9(1) and 9(2) is talking in respect of levy as well as collection both in general. 9(1) और 9(2 basically general charge create कर रहे थे, और 9(2) यदि मैं 9(2) को थोड़ा और स्पेसिफिक कर दूं तो वो सिर्फ 5 PP 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में बातें कर रहा था. यदि आपको याद हो तो बताइए 9(1) 9(2 क्या बोल रहा था? 9(1) बोलता था सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9, मीनिंग देयर बाय 9(2) को पहले मुझे रीड करना पड़ेगा, और 9(2) क्या बोल रहा था? इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 PP 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट GST is going to be levied with effect from the date notified by the central government on the recommendation of the GSTC. ये basically 9(2) क्या कर रहा था? 9(2) just giving a effect to article 246A explanation. आर्टिकल 246 के एक्सप्लेनेशन को ये इफेक्ट दे रहा था. डेट्स इट. क्लियर है? उसके बाद 9(1) ने क्या बोलना स्टार्ट किया? देयर शैल बी, मीनिंग देयर बाय जीएसटी जो हम चार्ज कर रहे हैं इट इज अ मैंडेटरी चार्ज, इट्स नॉट अ ऑप्शनल चार्ज. क्लियर है? क्या बोला गया? जीएसटी शैल बी लेवीड क्या? देयर शैल बी लेवीड अ टैक्स टू बी कॉल्ड सीजीएसटी, जिसे हम किस नाम से बुलाएंगे? सीजीएसटी, ऑन द ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ except the supply of alcoholic liquor for human consumption.
और ये मुझे क्यों दिया गया था? बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 366(12)(a) on the value determined under section 15 at the rate as prescribed by the central government on the recommendation of the GSTC. However, it cannot be more than 20%. और राइट नाउ जो रेट्स हमें दी गई है, जो गवर्नमेंट ने रेट हाल फिलहाल डिजाइन करके रखी है, वो कौन कौन सी है? तो हमने कहा 0.125%, 1.5%, 2.5%, 6%, 9% एंड 14%। मैक्सिमम रेट यदि आपसे पूछा जाता है सीजीएसटी के लिए तो 20%। क्लियर है? एसजीएसटी की मैक्सिमम रेट इज 20%, बट एट द सेम टाइम यदि आईजीएसटी की बात करेगा तो आप क्या बोलना? 40%। आईजीएसटी के प्रोविजन में हम ये देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि आईजीएसटी में सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी दोनों कंबाइंड हो जाता है, तो उसकी रेट्स ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, ऑलमोस्ट क्या डबल ही हो जाती है सीजीएसटी की, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा था? एंड कलेक्टेड इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। व्हाट डू मीन बाय इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड? दैट इज एज पर दी रूल्स। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई रूल्स बना रखे हैं क्या? हाँ जी। कौन से रूल्स बनाए? सीजीएसटी रूल्स 2017, सीजीएसटी रूल्स 2017। apart from that paid by the taxable person. And what do you mean by the taxable person? तो taxable person is nothing but the every registered person or person who is liable to get registered under the GST. दोनों यहाँ पर कवर होने वाले थे। हाँ जी, दोनों कवर हो जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद हमने देखा था who is liable to pay GST। हम क्या बातें कर रहे थे? who is liable to pay GST? जनरली GST is a, बोलिए, इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स है, दैट इज द रीजन सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी। क्या? सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी इन जनरल, ठीक है, अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर है? तो यहां पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में हम क्या लिख सकते हैं? टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटरेस्टेड सप्लाई, दैट इज अ सप्लायर, सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। कस्टमर से, दैट इज रिसिपेंट से हम कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करके किसे पे करेंगे? गवर्नमेंट को। इट्स वेरी सिंपल। क्लियर है यहां तक? ओके, अब यदि समझ में आ गया होगा तो इसका जो सेकंड पार्ट था, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ सेफगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को, रेवेन्यू के इंटरेस्ट को, डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट को सेफगार्ड, दैट इज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, एंड फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस ऑफ द गवर्नमेंट, सम टाइम गवर्नमेंट सप्लायर से टैक्सेस कलेक्ट ना करते हुए इधर रेसिपेंट से और थर्ड पार्टी से कलेक्ट करती है टैक्सेस। और उस पर्टिकुलर सिचुएशंस को हमने समराइज करके रखा है 93, 94 एंड 95 में। 93 एंड 94 बेसिकली टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वेयर एज 95 इज टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्लियर है यहां तक? अब यदि हम ई कॉमर्स ऑपरेटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो हम जो प्रोविजन पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे, दैट इज 93 एंड 94। 93 और 94 दोनों रिवर्स चार्ज के बारे में बात करते हैं। 93 और 94 में एक बात कॉमन, और वो कॉमन बात क्या है कि ऑल द प्रोविजन, इवन 93, 94 नहीं, इवन 95 में भी ये बात आपको कॉमन मिलेगी कि वो सारे प्रोविजन जो हमने सप्लायर के लिए बनाए हैं इक्वली एप्लीकेबल टू रेसिपेंट एज वेल एज ई कॉमर्स ऑपरेटर। मतलब ये होता है इसका कि रजिस्ट्रेशन से लेके, पेमेंट से लेके, रिटर्न से लेके, प्रोसीडिंग से लेके, ऑलमोस्ट ऑल द प्रोविजन जो हमने डेडिकेटेडली सप्लायर के लिए बनाए हैं इक्वली, मिटाटिस मिटेंडिस, इक्वली एप्लीकेबल टू रिसिपेंट एज वेल एज ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्लियर है यहां तक? ओके, अब यदि मैं यहां पर बात करूं तो 93 और 94, बेसिकली 93 स्पेसिफिक था जबकि 94 जनरल था। हाउएवर गवर्नमेंट ने उसमें रिसेंटली अमेंडमेंट करके उसे भी स्पेसिफिक बना दिया है, बिकॉज जो जनरल प्रोविजन बनाया था वो प्रैक्टिकल नहीं था। सब प्रैक्टिकल नहीं था मतलब क्या? प्रैक्टिकली इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू अडॉप्ट दैट प्रोविजन, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत पीरियड तक, बहुत टाइम तक उसे डॉर्मेंट ही रखा, डीएक्टिवेट करके रखा था। इनिशियल 2 महीनों के लिए एक्टिवेट था, उसके बाद जो डीएक्टिवेट हुआ तो सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख ही मिली, बट प्रोविजन एक्टिवेट हो पाया क्या? नहीं। फाइनली गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसको अमेंड कर दिया, और अमेंड करके इसे भी क्या बना दिया? स्पेसिफिक। क्लियर है? अच्छा, 93 का प्रोविजन क्या बोलता है? व्हेनेवर सप्लायर प्रोवाइडिंग अ नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विस, प्रोवाइडिंग अ सप्लाई ऑफ नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज, then reverse charge is going to be applicable and recipient is liable to pay GST। गवर्नमेंट ने क्या गुड्स नोटिफाई किए? हाँ जी। क्या सर्विस नोटिफाई किए? हाँ जी। गुड्स कौन कौन से नोटिफाई किए? तो उन्होंने कैस्यू नट हो गया, बीड़ी रैपर हो गया, टोबैको हो गया, सिल्क ऑन हो गया,
लॉटरी हो गया, इवन रॉ कॉटन भी यहाँ पर आ जाएगा। रिसेंटली उन्होंने रॉ कॉटन को भी नोट डाउन करवा के रखा है। हाँ जी लिखिए, रॉ कॉटन, ठीक है, रॉ कॉटन इज ऑल्सो वन ऑफ देम। और नोटिफाइड सर्विसेज, ये तो एक्चुअली बहुत सारी है जो हमें पढ़ना पड़ेगा, गुड्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बट नोटिफाइड सर्विसेज है। तो आज चलिए नोटिफाइड सर्विसेज पढ़ने से ही स्टार्ट करते हैं और आगे की बातें करते हैं वन बाय वन। क्लियर है? चलिए प्रोविजन में आ जाइए। सबसे पहले तो आप 9394 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब क्या ये समझ में आया आपको? व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? जस्ट वेट। हाँ जी, यहाँ से वी विल स्टार्ट। We will talk in respect of difference between the forward charge and reverse charge. Difference between the forward charge and reverse charge. यदि मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की बात करूं, तो बेटा हु इज लायबल टू पे जीएसटी? सप्लायर। पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इज अ सप्लायर, जबकि रिवर्स चार्ज में हु इज लायबल टू पे जीएसटी? रिसिपेंट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन किसको करवाना पड़ेगा? सप्लायर को, सब्जेक्ट टू सेक्शन 22 एंड 24। ये हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन में। 22 बेसिकली क्या है? टर्नओवर बेस्ड। In general, if your turnover is more than 40 lakh, then you are liable to require to get registered. However, if you are covered under the reverse charge, then on mandatorily basis, as per section 24, on mandatorily basis you need to get registration. मैंडेटरी क्राइटेरिया हो जाता है यहाँ पे, और ये बातें कहाँ लिखी है? सेक्शन 24 में लिखी है, बात हम करेंगे। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर अवेलेबल। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब जो अभी मैंने बताया आपको, 22 की लिमिट 40 लाख या 10 लाख 20 लाख अलग अलग है, बात करेंगे हम। हाउएवर यहाँ पे कोई भी ये नो है, ठीक है, इसको नो कर लो। नॉट नोट नहीं है, नॉट है, नॉट अवेलेबल। दैट नॉट इज वेरी हॉट। ठीक है, वहाँ से ई हटा दो तो वो हॉट हो जाएगा। जीएसटी पेमेंट यहाँ पर जो सप्लायर फॉरवर्ड चार्ज में मैकेनिज्म है उसमें भी 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, यहाँ भी 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो उसमें कोई चेंज है क्या? नहीं। यूटिलाइजिंग आईटीसी थ्रू कैश, कहने का मतलब क्या है कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जो मुझे टैक्सेस पे करना पड़ता है, या तो मैं आईटीसी के थ्रू पे करूंगा या कैश में। हाउएवर रेसिपेंट, यदि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपेंट टैक्स पे करने वाला है, तो दैट टैक्स नीड टू बी पे ओनली एंड ओनली इन कैश। यू कैन नॉट यूटिलाइज आईटीसी। आपको याद है जब मैं आपको कंसेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ा रहा था, तो मैंने वहां पर आपसे कहा था कि आईटीसी एक बहुत ही पवित्र वस्तु है, और इसका जो यूटिलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स के पेमेंट के लिए ही हो सकता है। दिस इज नॉट अवर आउटपुट टैक्स पेमेंट। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज में जो टैक्सेस का पेमेंट होता है, इवन हमने वहां पे लिख के भी रखा है, रिवर्स चार्ज में जो टैक्सेस का पेमेंट होता है, दैट cannot be made through ITC, that should be made by way of cash। ठीक है, और इनवॉइसिंग यहाँ पे टैक्स इनवॉइस, ये तो हम डॉक्यूमेंटेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बातें कहाँ पर आएगी? डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन के चैप्टर में आएगा। तो दिस वन इज गोइंग टू बी इशूड अंडर सेक्शन 31, जबकि यहाँ पे रिवर्स चार्ज के लिए या तो सेल्फ इनवॉइस या पेमेंट वाउचर, एंड इवन दिस वन इज ऑल्सो अंडर सेक्शन 31। तो 31 में यहीं पे लिख देता हूँ, अंडर सेक्शन 31। ठीक है, बात समझ में आई? इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर? रिवर्स चार्ज और इसमें डिफरेंस क्या है? ओके, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ और बातों में मैं क्लियरिटी दे देता हूँ आपको। वापस से यहाँ पर आ जाइए। ये जो जीएसटी का पेमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, ये जीएसटी का पेमेंट करने के लिए सप्लायर कैन यूटिलाइज, क्या क्या यूटिलाइज कर सकता है बेटा? बोलो। इट कैन बी पेड थ्रू आईटीसी और कैन बी पेड थ्रू कैश, मतलब ई क्रेडिट एज वेल एज ई कैश दोनों अवेलेबल होगा। बट यहाँ पर जो मुझे जीएसटी पे करना है, इट शुड बी पेड थ्रू, बोलो, आईटीसी के थ्रू पे होगा क्या? नहीं होगा, ओनली एंड ओनली इन कैश। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई यहाँ तक? अच्छा, एट द सेम टाइम कुछ बच्चों का क्वेश्चन भी था कि सर आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा रिवर्स चार्ज में, तो चलो वो भी मैं आपको समझा दूं। देखो नॉर्मल वे में क्या होता है, ये आपका सप्लायर है, ये आपका रिसिपेंट है। सप्लायर ने आपको सप्लाई कर दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वॉट एवर इट मे बी, साथ में टैक्स इनवॉइस इशू किया होगा। लेट अस अज्यूम 100 रुपीज़ का वो या 1000 का टैक्स इनवॉइस है, 180 का टैक्स, 180 रुपीज़। ठीक है, 180 रुपीज़ का आप क्या बुक कर लेते हो? आईटीसी बुक कर लेते हो। यस, ये नॉर्मल वे में। अच्छा, आप सप्लायर को कितना पे करते हैं? सर हम 1180 पे करते हैं। इन टर्न सप्लायर गवर्नमेंट को कितना पे करके आता हूँ? सर 180 वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करके आ जाता हूँ। दिस इज द नॉर्मल वे ऑफ कैलकुलेशन, नॉर्मल वे ऑफ फ्लो ऑफ इवेंट्स। ठीक है,
अब यदि मैं, ये तो फॉरवर्ड चार्ज हो गया, ये कौन सा हो गया, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब यही मैं आरसीएम की बात करूं तो आरसीएम में क्या होगा, सपोज ये आपका सप्लायर है, ये आपका क्या है, रेसिपेंट है, यहाँ सप्लाई हो रही है। अब यहाँ पर जो जनरली बिल बनेगा उसमें जीएसटी का एलिमेंट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर आरसीएम है, और जीएसटी का एलिमेंट होगा भी तो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इनवॉइसिंग एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन। तो जब मुझे अमाउंट कंसिडरेशन दिया जाएगा तो रिसिपेंट मुझे सिर्फ कितना देगा, 1000 रुपीज़ देगा, वो मुझे 1180 देने वाला नहीं है। 1180 में से जो 180 का पार्ट है, डेट इज जो जीएसटी का पार्ट है, वो जीएसटी का जो पार्ट है 180 रुपी का हमारा रिसिपेंट खुद पे करके आएगा। यहाँ पे कौन पे कर रहा था, सप्लायर, यहाँ पे कौन पे करेगा, रिसिपेंट पे करेगा अंडर आरसीएम। कैसे पे करेगा, अंडर आरसीएम, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट। इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गई आपको बात है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। क्या सर हमें इसका आईटीसी मिलेगा, आंसर इज यस। इस 180 रुपीज़ का मुझे आईटीसी मिल जाएगा। सर क्यों, मतलब हम ही पे कर रहे हैं, हमें ही आईटीसी मिल रहा है, ऑफ कोर्स। अब मुझे बताओ रिसिपेंट के लिए ये जो सप्लाई है, इज इट अ इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। भले ही टैक्स रिसिपेंट पे कर रहा है, भले ही टैक्स मैं खुद पे कर रहा हूं, बट मेरे लिए क्या ये आउटवर्ड सप्लाई है या इनवर्ड सप्लाई। सर हमारे लिए तो ये इनवर्ड सप्लाई है। और क्या इस इनवर्ड सप्लाई के ऊपर जीएसटी पे किया गया है, यस सर, भले ही हमने पे किया बट पे तो किया है ना 180 रुपीज़। तो क्या इस 180 रुपीज़ का क्रेडिट मुझे मिल जाएगा, हाँ जी मिल जाएगा। तो ये 180 का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, which can be utilized towards the payment of your output tax. Output tax मतलब tax on outward supply and not for the purpose of RCM। मतलब ये कि यहाँ पर जो ये टैक्स पे करना है, it can be paid by way of utilizing ITC और cash। However, इसका जो पेमेंट होगा, इसका पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कैश में ही हो पाएगा। ITC प्रोहिबिटेड है इस पेमेंट के लिए। समझ में आया, क्लिक होगा, ओके। चलो जी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ के डायरेक्टली हम आ जाते हैं अब नोटिफिकेशन में कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से नोटिफिकेशन इशू कर रखी है। तो 9(3) के लिए जो गुड्स नोटिफाइड किए वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, हमारे लिए रिलेवेंस नहीं है इसका, ना इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रखा है कि लॉटरी, सिल्क्योन और क्या सेकेंड हैंड व्हीकल, इसको मैं सेकेंड हैंड व्हीकल मैंने आपको बोला था, मैं वही लिख देता हूँ, सेकेंड हैंड गुड्स, ठीक है। उसके बाद कैश्यू नट, बीड़ी रैपर, टोबैको एंड रॉ कॉटन, ठीक है। बीड़ी रैपर मतलब तेंदू लीव्स, एक ही बात होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हमने देखे थे, डेट इज 7 प्रोडक्ट्स थे टोटल, तो 7 गुड्स के लिए आपको आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है। क्लियर है, बात समझ में आई। अभी यहाँ तक समझ में आ गए होंगे तो हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करने आ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होने वाली है अब, वो बात होने वाली है किसके लिए, सर्विसेज के आरसीएम के लिए। चलिए जी, सर्विसेज का आरसीएम देखते हैं क्या। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म्ड अंडर सेक्शन 9(3) of the CGST Act and 5(3) of the IGST Act, 9(3) of the CGST, 5(3) of the IGST Act, the following transaction have been notified from time to time where GST will be payable by the recipient of the services under reverse charge, services under reverse charge, अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। अब एक के बाद एक सर्विसेज यहाँ पर दी हुई है, तो वन बाय वन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली सर्विस आज जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज से शुरू करते हैं। देखो क्या बोला गया है, साथ में देख लो हेडिंग क्या दी हुई, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विस दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विस दिया है, ओके। सप्लायर दिया है और रेसिपेंट, हु इज लायबल टू पे जीएसटी, रेसिपेंट इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर है। तो लीगल सर्विसेज में क्या बोला है, लीगल सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा, तो हमें बताया गया कि इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट, ओके। किसको प्रोवाइड करेगा, टू एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। ओके सर, यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद वाली सर्विस भी पढ़ लूं फॉर अ टाइम बिंग। हाँ सर पढ़ लीजिए। क्या, सर्विसेज सप्लाइड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, arbitral tribunal to a business entity. Arbitral tribunal is a supplier, business entity is located in the taxable territory is a
रिसिपेंट। अच्छा, ये जितने भी हमें रिवर्स चार्ज दिए गए ना, उसमें एक बात कॉमन है, अनलाइक ओल्ड अर्लियर सर्विस टैक्स सिस्टम, यहाँ पर जो इन्होंने सर्विसेज में आरसीएम ला रखा है, उसमें एक चीज इन्होंने कॉमन रखी कि जो भी रिसिपेंट है ना, दैट रिसिपेंट लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। ऊपर से लेके नीचे तक आप देख लीजिए, जितने भी रिसिपेंट है सारे के सारे लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी है। तो हमारा काम आसान हो जाता है, हमें ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि लोकेशन क्या है रिसिपेंट की। अर्लियर सिस्टम में क्या होता था, किसी में लिखा रहता था लोकेटेड इन अ टीटी, किसी में लिखा नहीं रहता था, तो हमें हर एक केस में अलग अलग ध्यान रखना पड़ता था। बट अब ऐसा है क्या? नहीं। अच्छा, बाय द वे टीटी क्या है? टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी मतलब क्या? जहां जीएसटी के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, मीनिंग देयर बाय इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया? What do you mean by India? बोलो बोलो बोलो। India is nothing but the India as defined in Article 1 of the Constitution plus territorial water of India plus EZ plus continental shelf, seabed and subsoil and air space over and above its territory and territorial water। क्लियर है? तो ये 5 नंबर की और 6 नंबर की जो एंट्री है वो मैं आपको पढ़ाना है स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, क्या पढ़े रहे हैं? सेक्शन 9(3) का रिवर्स चार्ज पढ़े रहे हैं, ध्यान रहेगा। ओके, दो बातें हमारे साथ वो करना चाह रहा है। एक तो हमारे साथ जो बात कर रहा है, जो सबसे पहले पॉइंट नंबर 5 दिया था ना, मैं भी यहाँ पे वही नंबर यूज करता हूँ, पॉइंट नंबर 5, ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, इंडिविजुअल एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट और क्या बोला था? फॉर्म ऑफ एडवोकेट, individual advocate or form of advocate. You can write including senior advocate, including senior advocate। ठीक है, including senior advocate, providing, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सर? ये प्रोवाइड कर रहे हैं लीगल सर्विसेज। क्या प्रोवाइड किया जा रहा है बेटा? लीगल सर्विसेज। लिखिए यहाँ पे लीगल सर्विसेज। और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज, रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज। किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या लिखा था? रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी को। अब आपके माइंड में पहला क्वेश्चन तो ये आया होगा कि सर बिजनेस एंटिटी मतलब क्या होता है? थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम बात करेंगे। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है वो बातें भी हम करेंगे, डोंट वरी। टू द बिजनेस एंटिटी हु इज लोकेटेड इन, बोलो क्या बोला हुआ था? हु इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, यही बोला हुआ था। क्या बोला हुआ था? ऐसे बिजनेस एंटिटी जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेट कर रही है। चलिए, जो लिखा था वो लिख देते हैं हम। बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, यही सिचुएशन थी। ये आपका सप्लायर हो गया, ये आपका रेसिपेंट हो गया, और इसके बाद उन्होंने कहा था कि रेसिपेंट क्योंकि आरसीएम में कवर्ड है, देयरफॉर रेसिपेंट इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम, जीएसटी अंडर आरसीएम टू द गवर्नमेंट। दैट्स इट, एकदम सिंपल उन्होंने रखा था कि व्हेनेवर देयर इज अ इंडिविजुअल एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट including the senior advocate providing the legal services or representational service or other legal services to business entity who is located in taxable territory, then business entity is liable to pay GST under the reverse charge। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद उन्होंने एक और बात कर रखी थी, यदि आपको याद हो तो। सर वो बातें कर रहे थे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में, वो बात भी मैं कर लूँगी आपके साथ। हाँ जी सर, कर लीजिए लगे हाथ। क्या बातें कर रहे थे? चलो बताओ तो जरा। पॉइंट नंबर 6 की बात कर रहे थे वो हमारे साथ। क्या बोल रहा था? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रोवाइडिंग आर्बिट्रेशन सर्विसेज टू द बिजनेस एंटिटी, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर बातें थी। एंड बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे जीएसटी। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, ये इंडिविजुअल एडवोकेट मतलब ये कौन सी सर्विस है? एडवोकेट की सर्विस है। नीचे कौन सी सर्विस है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। चलो आपके रेफरेंस के लिए एक काम करता हूं, मैं लिख ही लेता हूं। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी लिख लो बेटा, लिखो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रोवाइडिंग आर्बिट्रेशन सर्विस। कौन सी सर्विस है? आर्बिट्रेशन सर्विस। टू हुम? टू बिजनेस एंटिटी। कौन सी बिजनेस एंटिटी? सर बिजनेस एंटिटी हु इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, देन दैट बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म
टू द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी सर्विस मैंने कहा? आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन सर्विस, आर्बिट्रेशन सर्विसेज मतलब हमने पहले भी इस बारे में बात की, यदि आपको याद हो तो। आर्बिट्रेशन सर्विस का मतलब होता है कि कंप्रोमाइज करवा रहे हैं, दो पार्टी के बीच में कंप्रोमाइज करवाया जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, कभी आप एडवोकेट की सर्विस को देखो और कभी आप आर्बिट्रेशन की सर्विस को देखो। एडवोकेट, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन, एडवोकेट, दोनों में कुछ डिफरेंस है? हाँ जी, डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है? एडवोकेट जो होते हैं ना, वो केस को लड़ते हैं। ये जो एडवोकेट लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं? बेसिकली केस लड़ते हैं। ठीक है, जबकि ये जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होते हैं, ये केस को, बोलो क्या करते हैं ये लोग? ये केस सुनते हैं। आर्बिट्रेशन वालों का काम क्या है? सुनना, केस सुनते हैं। ध्यान रहेगा, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक केस को लड़ते हैं जबकि दूसरे केस को क्या करते हैं? सुनते हैं। वैसे देखा जाए तो आरसीएम तो हमने पढ़ के खत्म कर दिया है ना। आरसीएम में सिंपल लिखा था, इंडिविजुअल एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट इंक्लूडिंग द सीनियर एडवोकेट प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस और रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज टू द बिजनेस एंटिटी, देन दैट बिजनेस एंटिटी हु इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी इज लायबल टू पे आरसीएम। ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट बात नीचे एक बोली गई थी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए, फॉर आर्बिट्रेशन सर्विसेज टू द बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टीटी, बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे जीएसटी। सबसे पहला मुद्दा यहाँ पे एडवोकेट की सर्विस में अब हम फोकस करते हैं थोड़ा। एडवोकेट की सर्विस में क्या क्या कवर किया गया? इंडिविजुअल एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट। सर कंपनी कवर नहीं किया यहां पर, क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आया? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? कंपनी कवर नहीं किया। अरे बेटा, जनरली जैसे सीएस में होता है ना, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में जो है, सीए एक्ट 1949 में आपने लिख रखा है, क्या लिख रखा है? एनीबडी, क्या लिख रखा है? इफ यू वांट टू प्रोवाइड अ सर्विस, प्रोफेशनल सर्विसेज, देन यू कैन प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विस ईदर इन द फॉर्म ऑफ प्रोप्राइटरी फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल फॉर्म, दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी। ठीक है, फॉर्म इंक्लूड एलएलपी, यहाँ पे एलएलपी भी है, आप उसको फॉर्म को यहाँ पर फॉर्म में एलएलपी को भी इंक्लूड कर लो। ठीक है, बट कंपनी के फॉर्म में यू कैन नॉट प्रोवाइड अ प्रोफेशनल सर्विसेज। आप प्रैक्टिस करने के लिए कंपनी फॉर्म कर सकते हैं क्या? इन जनरल नहीं कर सकते। वैसे ही एडवोकेट के भी जो बायलॉज है उसमें भी हमने लिख रखा है कि कंपनी फॉर्म करके वी कैन नॉट प्रोवाइड अ सर्विस, वी कैन नॉट कंडक्ट दैट इज प्रैक्टिस। दैट इज द रीजन, इसलिए उन्होंने प्रोविजन उसके लिए बनाया भी नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट को ही यहाँ पर कवर अप किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये सीनियर एडवोकेट क्या होता है? सीनियर एडवोकेट मतलब बाबा जी है क्या? नहीं, सीनियर एडवोकेट मतलब क्या होता है बेटा? जनरली सीनियर एडवोकेट का मतलब यहाँ पर होता है वो पर्टिकुलर एडवोकेट जो कि सीनियरिटी ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज, यहाँ पे नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द एज, रादर सीनियरिटी ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज गेन किया है। वो एडवोकेट जिसने सीनियरिटी गेन किया ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज, तो ऐसे एडवोकेट को जनरली सीनियर एडवोकेट हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट इसका आता था वो बिजनेस एंटिटी, जैसे हरीश साल्वे जी इज अ सीनियर एडवोकेट। ठीक है, अब यदि मैं बिजनेस एंटिटी की बात करूं तो बिजनेस एंटिटी मतलब क्या? ऐसी एंटिटी हु इज अ पर्सन। पॉइंट नंबर 1, क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान से सुनना। एंटिटी हु इज अ पर्सन एंड इंगेज्ड इन द बिजनेस। एक काम करता हूं मैं आपके लिए ना, लिख भी देता हूं यहाँ पे, बिजनेस एंटिटी स्टार मार्क करके मैं यहाँ पे लिखता हूं, बिजनेस एंटिटी मीन्स पर्सन हु इज engaged in business, who is engaged in business. ठीक है, who is engaged in the business, who is engaged in the business. क्लियर है, बात समझ में आई? तो बिजनेस एंटिटी मतलब क्या? पहला तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इज क्या बिजनेस एंटिटी चेक करने के लिए इज इट अ पर्सन? यस, और यदि पर्सन है तो क्या वो पर्सन इंगेज्ड है बिजनेस में? इफ यस देन वो बिजनेस एंटिटी, अदरवाइज बिजनेस एंटिटी है क्या? नहीं। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सन है क्या? हाँ जी पर्सन है। क्या इंगेज्ड इन द बिजनेस? बिजनेस मतलब बिजनेस का यहाँ पे दायरा बहुत बड़ा है, बिजनेस इंक्लूड प्रोफेशन, वोकेशन सब कुछ आने वाला है। तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ बिजनेस एंटिटी? आंसर इज यस। क्या रिलायंस लिमिटेड इज अ बिजनेस एंटिटी? आंसर इज यस। क्या स्टूडेंट इज अ बिजनेस एंटिटी? सोचिए, वेदर स्टूडेंट इज अ
person, answer is yes, but whether they are engaged in the business, answer is no, meaning thereby student is no more a business entity. तो यदि स्टूडेंट को कोई एडवोकेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक लॉस एक्टिवेट होगा क्या? नहीं. वेदर हाउस वाइफ इज अ बिजनेस एंटिटी, आंसर इज अगेन नो. पर्सन है बट बिजनेस में एंगेज नहीं है. दो बातें, बिजनेस पर्सन होना चाहिए और बिजनेस में एंगेज होना चाहिए. पर्सन होना चाहिए और बिजनेस में एंगेज होना चाहिए. और जब ये दोनों बातें आपकी सेटिस्फाइड होगी देन ओनली वी विल कंसिडर इट एज अ बिजनेस एंटिटी. क्लियर है? बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये यहाँ पर अब यहाँ पर एक मुद्दा और आ जाता है. बिजनेस एंटिटी मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैन बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एंटिटी और कैन बी कंसिडर्ड एज नॉन बिजनेस एंटिटी डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या? सपोज बिजनेस से रिलेटेड केस चल रहा है, या रादर मैं आपसे बात करूं एम्प्लॉय, वेदर एम्प्लॉय इज अ बिजनेस एंटिटी, वेदर एम्प्लॉय इज अ बिजनेस एंटिटी. सोच के देखो, पर्सन है, यस. बिजनेस एंगेज्ड है, यस ऑफ कोर्स. तो एम्प्लॉय इज अ बिजनेस एंटिटी. डिवोर्स का केस चल रहा है तो दोनों बिजनेस एंटिटी नहीं होंगे, दोनों इंडिविजुअल कैपेसिटी में. आप समझ रहे हैं? बिजनेस एंटिटी मतलब क्या? पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस इन व्हाटसो मैनर इट मे बी. यहाँ पे क्योंकि बहुत ब्रॉड मैनर में बिजनेस एंटिटी को समझा जाता है, ठीक है. हाउएवर ये जो रिवर्स चार्ज है ना, रिवर्स चार्ज सिर्फ रिवर्स चार्ज पढ़ना है तब तक ये ठीक है जो हमने अभी पढ़ा. यदि आपको सिर्फ रिवर्स चार्ज पढ़ना है तो जो हमने पढ़ा इट्स मोर देन इनफ. बट यदि आपको इसका एनालिसिस प्रॉपर वे में करना है तो वी नीड टू गो बियॉन्ड. हमें इसका एनालिसिस करने के लिए ये जो रिवर्स चार्ज हमने पढ़ा वो तो पढ़ना ही पड़ेगा. हाउएवर इसके साथ साथ मुझे एग्जम्पशन नोटिफिकेशन 9/2017 एंट्री नंबर 45 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी नीड टू चेक कर लेते हैं. वो एंट्री को भी हमें साथ में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने एडवोकेट एज वेल एज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दोनों के लिए ही कुछ एग्जम्पशंस दे रखे हैं. तो साथ में क्या हम वो एग्जम्पशंस भी देख सकते हैं? यस. चलो वो एग्जम्पशंस में मैं आपको लेके चलता हूं. यू नीड टू कम टू पेज नंबर, आ जाइए. पेज नंबर कौन सा है? वी नीड टू चेक. हाँ जी, एजुकेशनल सेक्टर आ गया ये आपका. हाँ जी, पेज नंबर 125 लीगल सर्विसेज. एंट्री नंबर यहाँ पे दिया नहीं है बट आई नो डेट एंट्री नंबर 45 है, डोंट वरी, ठीक है. एंट्री नंबर 45 है लीगल सर्विसेज, पेज नंबर 125. आप चाहें तो मैं यहाँ पर आपको पेज नंबर भी लिख देता हूँ. ये आपका ये एंट्री है पेज नंबर 125 में, ठीक है. और जो हम अभी पढ़ रहे थे ये था पेज नंबर 58 में. दोनों की अब हम कंबाइंड स्टडी पढ़ते हैं, कंबाइंड इसको कवर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो एडवोकेट को इंटायरिटी में कवर करेगा. तो आपको दोनों तीनों बातें पता होनी चाहिए, जब देन ओनली यू कैन गिव आंसर. अब यदि मैं एडवोकेट की बात करूं तो देखो क्या लिखा हुआ है. चलिए पढ़ना स्टार्ट करिए. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, पहले उन्होंने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कवर किया, ठीक है. टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू अदर देन बिजनेस एंटिटी, पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी. इसका मतलब ये हुआ कि नॉन बिजनेस एंटिटी बोल सकते हैं हम इसको. क्या बोलेंगे हम? नॉन बिजनेस एंटिटी. B/E मतलब बिजनेस एंटिटी, ठीक है. नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड किया तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगी. हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं एग्जम्पशन. सर ये सारे एग्जम्पशन कहाँ दिए? 9/2017 कहाँ दिया गया है? आपको एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन नंबर याद ना हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है. 9/2017 या 12/2017 में दिया गया है. तो 9/2017 का एंट्री नंबर 45 हम पढ़ रहे हैं. आपको एंट्री नंबर भी याद नहीं रखना, ना ही नोटिफिकेशन नंबर याद रखना. याद रहे नोटिफिकेशन नंबर तो चलेगा, एंट्री नंबर तो बिल्कुल भी याद नहीं करना, उसका मैटर याद रखना है, ठीक है. देखो क्या बोला हुआ है. एनी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू नॉन बिजनेस एंटिटी और to the business entity with a turnover up to such amount in the preceding financial year as it makes it eligible for exemption under CGST Act. कहने का मतलब है कि वो सारी बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर लेस देन द थ्रेशोल्ड लिमिट है. क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट. अच्छा, मैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट क्यों लिख रहा हूँ? रीजन बीइंग दैट कुछ के लिए 10 लाख है, कुछ के लिए 20 लाख है, कुछ के लिए 40 लाख है, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो. जो हम देखने वाले तो हम जब देखेंगे तब बातें करेंगे इसकी. तो ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में इन्होंने बात की. अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. अब नीचे देखो क्या लिखा है. पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स
or an individual advocate providing legal services to एडवोकेट और पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब एक एडवोकेट यदि दूसरे एडवोकेट को सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस सिचुएशन में वो सर्विसेज क्या हो जाएगी, एग्जाम्ड। सेकंड, एनी पर्सन अदर देन द बिजनेस एंटिटी, मतलब अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड की। जैसे फॉर एग्जांपल डिवोर्स हो रहा है और डिवोर्स में यदि ये बंदा जो हमारा एडवोकेट है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या एडवोकेट जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो डिवोर्स के केस में प्रोवाइड कर रहा है तो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आएगी क्या, नहीं। नेक्स्ट क्या बोलता है, अगेन बिजनेस एंटिटी, कौन सी बिजनेस एंटिटी बताओ तो जरा, ऐसी बिजनेस एंटिटी हुज टर्नओवर इज लेस देन थ्रेशोल्ड लिमिट और इक्वल टू थ्रेशोल्ड लिमिट। क्लियर है यहां तक बात समझ में, लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड लिमिट। अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे कुछ और भी लिखा हुआ है, चलो पढ़ो क्या बोलता है। सीनियर एडवोकेट, अब सीनियर एडवोकेट के बारे में बात हो रही है। सीनियर एडवोकेट का मतलब मैंने आपको बताया, दैट इज अ हरीश साल्वे जी। ठीक है, हरीश साल्वे जी। तो अब ये हरीश, फॉर एग्जांपल हरीश साल्वे जी यदि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, अदर देन बिजनेस एंटिटी, मतलब किसकी बात हो रही है, नॉन बिजनेस एंटिटी। यदि नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है देन एग्जाम्ड कर देंगे हम। आगे क्या बोला, बिजनेस एंटिटी टर्नओवर, ठीक है, जिसका टर्नओवर क्या है, जिसका टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। जनरली ऐसा बहुत रेयर होगा कि थ्रेशोल्ड लिमिट से कम के टर्नओवर वाले केसेस हमारे सीनियर एडवोकेट हैंडल करे, बट ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी एक क्लॉज एक्टिवेट हो जाएगा और सर्विसेज आपकी क्या हो जाएगी, एग्जाम्ड। above all exemption is also available where the legal services are provided by arbitral tribunal or individual advocate, senior advocate partnership firm to सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी। ये बाद में एडिशन हुआ था इसका। जनरली क्या है कि एडवोकेट की सारी सर्विसेज को आपने क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया। हाउएवर जो सर्विसेज गवर्नमेंट को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, क्या एडवोकेट की सर्विस गवर्नमेंट भी लेती है, ऑफ कोर्स यस। तो गवर्नमेंट ने जो सर्विस ली तो क्या वो कवर हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ने लेटर पॉइंट ऑफ टाइम में एक एडिशन किया और उसमें लिखा कि इफ एनी एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी, देन दैट सर्विसेज आर गोइंग टू बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो अब मुझे बताओ, अब यदि मैं इसको कंक्लूड करना चाहूं, अब इसे मैं कंक्लूड करना चाहूं तो मैं क्या बोलूं आपको, मैं क्या बोलूं सर, आप सबसे पहले तो लिखिए यहाँ पर, क्या लिखो बेटा, सर आप लिखो इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट, इधर इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट, ठीक है। प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, लीगल सर्विसेज, प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज टू whom, टू, सबसे पहले टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी, देन इट्स गोइंग टू बी एग्जम्प्ट। क्या हो जाएगा, जीएसटी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। क्लियर है यहां तक, पहला पार्ट ये हो गया आपका कि यदि आपने सर्विस किसे प्रोवाइड की है, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, तो एग्जम्प्ट। सेकंड पार्ट क्या था सर, सेकंड पार्ट इफ दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू, बोलो किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, बोलो बेटा, बोलना तो आपको ही पड़ेगा, मैं सिर्फ डायरेक्शन दे रहा हूं आपको, बाकी आंसर सारे आपको देना है आज, सॉरी। सर्विसेज टू, यस, एनीबडी, क्या बोलेंगे हम, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, सर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट, देन ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी एग्जम्प्ट। बोला था ना, एडवोकेट को सर्विस प्रोवाइड करेगा तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। तीसरा बोलता था यदि नॉन बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड किया,
किसको प्रोवाइड किया बेटा, नॉन बिजनेस एंटिटी को, तो भी वो क्या कर लिया जाएगा, एग्जाम्प्ट। यदि मैं इसे ऐसा ना लिखते हुए थोड़ा सा आपके लिए प्रॉपर वे में इसको भी कवर कर दूं, तो इट कैन बी लाइक दिस। इसको थोड़ा सा आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। हाँ जी, सुनिए, क्या करेंगे, बिजनेस एंटिटी वाला जो क्लॉज था उन उसको हम एक साथ कवर कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू होम, सर्विसेज टू ईदर बिजनेस एंटिटी, किस किस को, या तो हमने जो सर्विस प्रोवाइड की है, या तो जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो नॉन बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला जो हमने पढ़ रखा था वो क्या था, टू नॉन बिजनेस एंटिटी। दूसरा क्या पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी whose turnover is less than or equal to threshold limit, and last other business entity whose turnover is more than threshold limit। बराबर यही बोला हुआ था, तीन बातें बोली हुई थी बेसिकली, उसमें तीन बातें बोली जा रही थी। अच्छा, अब एक एक करके बात करूं कि तीनों में से किस किस को हमने एग्जाम किया और किसको हमने एग्जाम नहीं किया। पहला क्या बोला उन्होंने, पहला उन्होंने बोला कि बिजनेस एंटिटी को यदि प्रोवाइड किया है तो वी नीड टू चेक टर्नओवर। नॉन बिजनेस एंटिटी में तो स्ट्रेट अवे हमने क्या बोल दिया है, एग्जाम्प्ट। बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर क्या बोला गया, लेस देन थ्रेशोल्ड है, वो भी एग्जाम्प्ट। और ये वाला जो है, दिस वन इज अ टैक्सेबल, और इसमें भी टैक्सेबिलिटी जो एडवोकेट के ऊपर ना आते हुए क्या होगा, आरसीएम में। मतलब क्या, बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल, लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम, जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मुझे जो जीएसटी पे करना पड़ेगा वो कैसे पे करना पड़ेगा, अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड नॉट अंडर द फॉरवर्ड चार्ज। कहने का मतलब क्या हुआ आपको पता है, यू नो व्हाट, ये एडवोकेट जितने भी है ना, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं आने वाली। सर क्यों नहीं आने वाली, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, रीजन इज दैट उनकी या तो कोई भी सर्विसेज टैक्सेबल नहीं है, या जो सर्विस टैक्सेबल है वो भी रिवर्स चार्ज में। मतलब क्या, यदि मैं एडवोकेट के पर्सनल लेवल में बात करूं तो ये जो सर्विस है इन सब के ऊपर तो आपको जीएसटी एग्जाम्प्ट ही है, मतलब जीएसटी पे ही नहीं करना। और जो सर्विस के ऊपर जीएसटी पे करना है वो भी आपको पे नहीं करना, रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी को पे करना है। अरे बिजनेस एंटिटी आरसीएम में पे कर रहा है ना सर्विस, इसका मतलब यह हुआ कि मुझे कोई भी सर्विसेज के लिए जीएसटी पे ही नहीं करना। या तो मेरी सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्ट है, या फिर मेरी आउटवर्ड सप्लाई जो टैक्सेबल है वो भी आरसीएम में, तो आई एम नो मोर लायबल टू पे एनी अमाउंट ऑफ जीएसटी। दैट इज द रीजन कि एडवोकेट को जीएसटी से कोई लेना देना नहीं, मतलब जीएसटी में उसे रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम पढ़ेंगे 22 में, सॉरी 23 में लिखा हुआ है कि इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज विच आर if your outward supply in its entirety exempt and you are not liable to pay any taxes, then you are need not to get registered under the GST। तो एडवोकेट को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है क्या, नहीं। सर चार्टेड अकाउंटेंट को जरूरत, ऑफ कोर्स यस। कंपनी सेक्रेटरी को यस। बेटा एडवोकेट की जो लॉबी है ना वो बहुत स्ट्रांग है, और बहुत सारे मिनिस्टर ऐसे भी है जो मैक्सिमम मिनिस्टर जो वो एडवोकेट ही है, एलएलबी बहुत आसान होता है करना। व्हाट माय पॉइंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एडवोकेट को इन इट्स एंटायरिटी जीएसटी के दायरे से बाहर करके रखा हुआ है। बट यदि हम बात करेंगे किसकी, यदि हम बात करें चार्टर्ड अकाउंटेंट की, यदि मैं बात करूं आपके साथ कंपनी सेक्रेटरी की, देन दे ऑल आर वेल विद इन द जीएसटी। उन सबको जीएसटी के दायरे में हमने ला के रखा हुआ है। वो जीएसटी के दायरे से बाहर है क्या, नहीं। ये पूरे पॉइंट को, ये जो एनालिसिस हमने देखा है, ये पूरे एनालिसिस को मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। रीजन बीइंग दैट ये यहाँ का नहीं है, ये हमें एग्जाम्पशन में पढ़ना पड़ता है, बट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए जी, इसी के साथ ये एनालिसिस हमारा खत्म हो गया। सर एनालिसिस कैसे खत्म हुआ, सर कुछ भी बातें कर रहे हो आप, अभी तो एनालिसिस और भी बचा है। हाँ बताइए क्या बचा है। सर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बचा है, और आपने सिर्फ वो सीनियर एडवोकेट को एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में सेपरेटली कवर किया था। यहाँ पर क्या सीनियर एडवोकेट यहीं पर कवर हो चुके हैं, आंसर इज नो, वी नीड टू कवर सीनियर एडवोकेट सेपरेटली। तो उसके लिए मुझे ना यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, पहले जगह बना लेते हैं हम, क्योंकि सीनियर एडवोकेट के केस में
सीनियर एडवोकेट के केस में जो वो बातें कर रहा था ऑलमोस्ट सिमिलर बातें थी कि सीनियर एडवोकेट यदि गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, सीनियर एडवोकेट यदि नॉन बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करेंगे तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, सीनियर एडवोकेट यदि बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है उनको प्रोवाइड करेंगे तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट यदि कोई सीनियर एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए पूरा का पूरा प्रोविजन क्या है, साइलेंट। आपने यदि ध्यान दिया होगा तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में पूरा प्रोविजन जो आपका था वो साइलेंट था, ठीक है। तो यदि मैं सीनियर एडवोकेट को अलग से कवर करना चाहूं तो सीनियर एडवोकेट के केस में मैं क्या बोलूंगा, सीनियर एडवोकेट। पहली बात तो सीनियर एडवोकेट जो डिसाइड होगा ये किस बेसिस पर डिसाइड होगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एज, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड स्टैंडिंग इन द बार काउंसिल। क्या, ऑन द बेसिस ऑफ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसकी डेफिनेशन होती है वैसे एज पर द डेट इज बायलॉस ऑफ एडवोकेट्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड स्टैंडिंग इन बार काउंसिल, ठीक है। अब ये जो सीनियर एडवोकेट है, यदि सीनियर एडवोकेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू द गवर्नमेंट, ठीक है, जैसा ऊपर लिखा था वैसे ही लिख दो, हाँ जी सभी कुछ लिखा हुआ आपने, सभी कुछ लिख दो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, या फिर टू द लोकल अथॉरिटी, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट एंटिटी, देन इट्स गोइंग टू बी एग्जम्प्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट यदि मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो सेकेंड पार्ट क्या है कि इफ दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू नॉन बिजनेस एंटिटी then also it's going to be exempt. However, if they are providing services to business entity whose turnover is, बोलो क्या, less than or equal to threshold limit, क्या करूंगा मैं यहाँ पर, exempt कर दूंगा, और whose turnover is more than threshold limit, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ये आपका क्या कवर हो गया, सीनियर एडवोकेट भी इंटायरिटी में कवर हो जाता, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो चेंज आने वाला है वो चेंज सिर्फ कहाँ आने वाला है, चेंज आने वाला है कि यदि सीनियर एडवोकेट एडवोकेट को सर्विस प्रोवाइड करेगा तो भी उस एडवोकेट को बिजनेस एंटिटी मानते हुए मुझे क्या जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, यस। आप समझ रहे हो, अब समझ रहे हो बात को। यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने इसे टैक्सेबल कर रखा हुआ है, टैक्सेबल, देयरफॉर लायबल टू पे जीएसटी, बट कैसे, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर है यहाँ तक। ये एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट का भी पर्पस हमने सारी बातें डिस्कस कर ली है, हाँ जी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। नाउ वी नीड नॉट टू डिस्कस एनीथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। इसको भी मैं बॉक्स में ही कवर कर देता हूं। तो ये पूरा डिस्कशन आपका कहाँ से हो चुका है, सो ये हमने दो चीज़ें एक साथ पढ़ी है, एक तो रिवर्स चार्ज हो गया और दूसरा क्या हो गया, रिवर्स चार्ज के साथ साथ दूसरा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है डेट इज़ एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, ठीक है। अब एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए जो बात की गई थी वो भी आप कर लो ताकि ये भी हमारा कवर हो जाए। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए आपको बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये बताओ सर, हमें साथ में अगेन एग्जम्पशन नोटिफिकेशन एंट्री नंबर 45 पढ़ना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सिमिलर बातें थी, हाँ जी सिमिलर बातें थी। सिमिलर बातों में उन्होंने क्या क्या करके रखा था, यहाँ पे बहुत ही ईजी था। एनालिसिस, इसका भी लिख लेते हैं, एनालिसिस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आरसीएम पढ़ना पड़ेगा, साथ में बोलो, साथ में एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन 9/2017 एंट्री नंबर 45 पार्ट 1 ये भी पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली ये कौन से पेज नंबर पे दिया था, 123 में दिया था, 125 एंड 58, ओके, पेज नंबर 58 और पेज नंबर 125, क्लियर है।
क्या बोला हुआ था, चलो फटाफट बोलना शुरू करो। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए बात हो रही है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आपको याद है जब हमने शेड्यूल 3 की एंट्री नंबर 2 पढ़ी थी, जिसमें बोला था सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर द लॉ इज नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई। ठीक है, और वहां पर हमने पढ़ा था कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर जुडिशियल सिस्टम। दैट इज द रीजन जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा, दैट इज एग्जम्प्ट, that is considered as a supply and liable to GST. However, ये बात और है कि गवर्नमेंट ने मैक्सिमम सर्विसेज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की क्या करके रखी है, एग्जाम्प्ट। क्लियर है। यदि मैं बात करूं कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यदि आर्बिट्रेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर किसको प्रोवाइड करते हैं, टू द गवर्नमेंट देन एग्जाम्प्ट, टू द नॉन बिजनेस एंटिटी देन एग्जाम्प्ट, देन टू द बिजनेस एंटिटी, तो उसमें हमें टर्नओवर चेक करना पड़ेगा। कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेगा, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है, दैट इज कंप्रोमाइज करवाने की कोशिश की जाएगी। आर्बिट्रेशन सर्विसेज टू द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी। गवर्नमेंट का मतलब क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, देन इट्स गोइंग टू बी एग्जम्प्ट स्ट्रेट अवे। ठीक है, टू नॉन बिजनेस एंटिटी। नॉन बिजनेस एंटिटी मतलब क्या, नॉन बिजनेस एंटिटी मतलब अदर देन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मतलब क्या, एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस। यदि एम्प्लॉय की बात करूं तो क्या एम्प्लॉय बिजनेस एंटिटी है, यस। सीए बिजनेस एंटिटी है, यस। स्टूडेंट बिजनेस एंटिटी है, नो। हाउसवाइफ बिजनेस एंटिटी है, नो। क्लियर है। तो बिजनेस एंटिटी के केस में ये क्या हो जाएगा, आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। और यदि बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड किया जा रहा है तो अब यहाँ पर दो बातें हमें करनी पड़ेगी। यदि बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड लिमिट है, देन इट्स गोइंग टू बी अगेन एग्जम्प्ट। और यदि बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट है, देन इट्स गोइंग टू बी taxable, liable to GST under reverse charge mechanism। ठीक है, मतलब who is liable to pay, बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी को GST क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ये एनालिसिस को भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ क्योंकि ये RCM का पार्ट नहीं है, बट हमने इन इट्स एंटायरिटी जितनी भी बात की है वो सारी हम एक ही जगह लिख लेते हैं, सो डेट हमें ध्यान रहे कि कैसे हमने बातें की थी। ठीक है, तो दो एंट्री अभी तक मैंने आपको कवर करवाई है। एक है बिजनेस एंटिटी, सॉरी एक है एडवोकेट की सर्विस और दूसरी है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस। क्लियर है। चलो वापस से जाओ, कौन से पेज में हम बातें कर रहे थे, सर हम बात कर रहे थे 58। आ जाइए 58 में आ जाइए। हाँ जी, ये आ गया आपका पेज नंबर 58। दो एंट्री हमारी कवर अप हो चुकी है। ठीक है, अब हम एंट्री नंबर 3 और 4 को कवर कर रहे हैं। एंट्री नंबर 3 और 4, एंट्री नंबर 3 और 4 बोल क्या रहा है, पहले ये देख लीजिए, पढ़िए तो जरा। एंट्री नंबर 3 क्या बोलता है, एंट्री नंबर 3 की बात हो रही है। एंट्री नंबर 3 इज नथिंग बट द इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस। मीनिंग देयर बाय इंश्योरेंस एजेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू। अब सबसे पहले ना हमें यहाँ पे कंसेप्ट समझना पड़ेगा। लिखा क्या, पहले ये देख लो, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। क्या लिखा, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। सप्लायर कौन है, इंश्योरेंस एजेंट। और आपका रेसिपिएंट कौन है, रेसिपिएंट इज नथिंग बट द पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। वो तो कॉमन ही है, वो सबके लिए कॉमन है। अच्छा, इसके नीचे भी सिमिलर बातें लिखी हुई है। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ रिकवरी एजेंट टू अ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी। रिकवरी एजेंट, बैंकिंग कंपनी, एफआई और एनबीएफसी टैक्सेबल टेरिटरी। ओके, थर्ड एंड फोर्थ सर्विस हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले कि मैं सर्विस को पढ़ूं, आपके साथ पहले मैं कुछ बातें कर लेता हूं और आफ्टर दैट विल कम टू द बोथ टाइप्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इंश्योरेंस एजेंट और रिकवरी एजेंट की बातें हो रही है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि इंश्योरेंस एजेंट, डू यू नो इंश्योरेंस एजेंट, पता है आपको? आपके साथ भी कभी डेट इज कांटेक्ट में आए होंगे इंश्योरेंस एजेंट, और एक बार यदि कांटेक्ट में आए होंगे तो उन्होंने आपको छोड़ा भी नहीं होगा जब तक कि आपने या तो पॉलिसी नहीं ले ली या फिर उनसे झगड़ा नहीं कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने छोटी मोटी डेट इज एक क्वेरी भी रेस कर दी ना, तो आपको कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं
आपने कहा कि हमें सो एंड सो इंश्योरेंस लेना है, तो उन्होंने कॉल करना स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 4, जब तक कॉल करेंगे, जब तक कि या तो आप तब तक कॉल करेंगे जब तक कि आप या तो पॉलिसी ना ले लो या फिर आप उनके साथ झगड़ा ना कर दो। रियलिटी। ओके, तो अब मुझे बताओ ये इंश्योरेंस एजेंट बेसिकली सर्विस किसको प्रोवाइड करते हैं? सर बट ऑब्वियसली इंश्योरेंस एजेंट तो हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो हमारे घर आते हैं, एक बार नहीं 10 बार आते हैं, हमें सारी चीजें समझाते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के जाते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग। इंश्योरेंस एजेंट हमें सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा। इंश्योरेंस एजेंट पॉलिसी होल्डर को कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा। इंश्योरेंस एजेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू द इंश्योरेंस कंपनी। किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? टू द इंश्योरेंस कंपनी। सर इंश्योरेंस कंपनी का मतलब क्या है? बेटा इंश्योरेंस कंपनी का मतलब ये हुआ कि इट्स जस्ट लाइक, आप मुझे बताइए, इंश्योरेंस एजेंट जब पॉलिसी आपको सेल करता है तो आप उससे क्या कमीशन देते हो? आंसर इज नो। कमीशन कौन देता है? कमीशन देने वाली है इंश्योरेंस कंपनी। दैट इज द रीजन इंश्योरेंस एजेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इंश्योरेंस कंपनी एंड नॉट टू द यस एवरीवन, नॉट टू द पॉलिसी होल्डर। ये चीज क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई क्या? पहली बात जो मैंने अभी आपको समझाई कि इंश्योरेंस एजेंट जो है वो सर्विस पॉलिसी होल्डर को नहीं प्रोवाइड करता। हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए ही बना है डेडिकेटेड, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पॉलिसी होल्डर को कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा। वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू द इंश्योरेंस कंपनी। जब भी आपको ऐसे प्रॉब्लम है ना कि किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हु इज अ सप्लायर, हु इज अ रिसिपेंट, आस्क ओनली वन सिंपल क्वेश्चन कि जो कंसिडरेशन है वो कहां से कहां फ्लो हो रहा है, कौन किसे कंसिडरेशन पे कर रहा है। तो कैन वी से दैट इंश्योरेंस कंपनी इज प्रोवाइडिंग कमीशन टू द इंश्योरेंस एजेंट, मीनिंग देयर बाय इंश्योरेंस एजेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी इन टर्न कमीशन प्रोवाइड कर रहा है। सर कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंश्योरेंस एजेंट? इंश्योरेंस एजेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस ऑक्सिलरी की। बिजनेस ऑक्सिलरी मतलब क्या? कस्टमर को पकड़ पकड़ के लाने की, पॉलिसी होल्डर को पकड़ पकड़ के लाने की सर्विस। जितनी ज्यादा वो पॉलिसी बेचेगा उतना ज्यादा उसका कमीशन बनेगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? इंश्योरेंस एजेंट बिजनेस ऑक्सिलरी की। किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। अच्छा, गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि वेन एवर इंश्योरेंस एजेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द इंश्योरेंस कंपनी देन इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर द आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हमने कहा चलो जी ठीक है, अभी बात खत्म नहीं हुई, बातें थोड़ी लंबी चलेगी, ठीक है, आराम से सुनते चलो। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, देखो होता क्या है जनरली इंश्योरेंस कंपनी, जैसे एलआईसी हो गया, आपने सुना होगा कि प्रीमियम हम लेते हैं पॉलिसी का और हमारे पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है। वो पैसों को हम क्या करते हैं, बीइंग अ इंश्योरेंस कंपनी, हम उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं। अब मैंने वो पैसों को इन्वेस्ट किया, माय क्वेश्चन इज, इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या इंश्योरेंस कंपनी एएमसी को, एएमसी मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करती है? यस, ये आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी ने एएमसी को अपॉइंट किया, असेट मैनेजमेंट कंपनी, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऑडिटर को अपॉइंट किया फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग, एक्चुअरीज को दैट इज अपॉइंट किया। आप मुझे बताइए, ये जो असेट मैनेजमेंट कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ऑडिटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू द इंश्योरेंस कंपनी, इज दिस सर्विस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द आरसीएम? आंसर इज नो। सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस को मैंने कवर किया है। समटाइम इट में हैपन, बच्चे के माइंड में क्या आ जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी को जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो सारी आरसीएम है। अरे नहीं, ये फॉरवर्ड चार्ज में, मतलब हु इज लायबल, ये सप्लायर, सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी, हु इज लायबल टू पे जीएसटी? सप्लायर एंड नॉट रेसिपिएंट। समझा बात को? बात समझ में आई? सर फिर सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट के केस में आपने आरसीएम क्यों लगा दिया? बाकी कोई सर्विस आपकी आरसीएम में कवर्ड नहीं है इंश्योरेंस कंपनी की, फिर आखिर इंश्योरेंस एजेंट को आपने क्यों कवर किया? यू नो व्हाट, इट्स जस्ट लाइक अ डिविडेंड कंसेप्ट। कहने का मतलब क्या हुआ, इंश्योरेंस एजेंट नंबर में बहुत बहुत सारे होते हैं। हर गली चौराहे में आपको एक इंश्योरेंस एजेंट मिल जाएगा जो पॉलिसी बेच के पैसा कमाना चाहता है, कमीशन पाना चाहता है। बट अनलाइक इंश्योरेंस एजेंट, कंपनी तो लिमिटेड है, एक कंपनी के लाखों इंश्योरेंस एजेंट है। अब वो छोटे छोटे इंश्योरेंस एजेंट को कैच कर पाना
इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर द डिपार्टमेंट के पास वैसे ही मैन पावर बहुत कम है। अरे लाखों लोगों के ऊपर एक एक ऑफिसर है, हमारे पास इतना ज्यादा मैन पावर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है कि हम हर एक इंश्योरेंस एजेंट को इजीली कैच कर पाए। अच्छा कैच कर भी लिया तो मैक्सिमम इंश्योरेंस एजेंट तो ऐसे होंगे, कैसे होंगे, जिनका कमीशन इन टोटालिटी थ्रेशोल्ड लिमिट से कम होता होगा, तो जीएसटी में ना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना टैक्स पे करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा यार इतने सारे एक एक छोटे इंश्योरेंस एजेंट को पकड़ने से अच्छा है उनकी कॉलर छोड़ दी जाए, और कॉलर किसकी पकड़ी जाए, रिसिपेंट। रिसिपेंट कौन, इंश्योरेंस कंपनी। इससे क्या होगा कि सारे इंश्योरेंस एजेंट का एक साथ एक स्ट्रोक में टैक्स हम कलेक्ट कर लेंगे। सर फिर वो थ्रेशोल्ड लिमिट का क्या होगा? अच्छा जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ना, वो थ्रेशोल्ड लिमिट किसके लिए बनी है, सप्लायर के लिए, एंड नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेसिपेंट। इसका मतलब यदि आरसीएम आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, इफ यू आर लायबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, देन राइट फ्रॉम द 1 rupee यू आर लायबल टू पे दैट टैक्सेस। आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में ये बात मैं आपके साथ करूंगा, डोंट वरी। जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है वो किसके लिए, सप्लायर के लिए, ना कि रेसिपिएंट के लिए। रेसिपिएंट को तो सिंगल रुपी से टैक्स पे करना है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो ये जो इतने सारे एजेंट है ना, नंबर हर गली चौराहे पे जो आपको एजेंट दिख रहे हैं, इन सबको एजेंट को कैच कर पाना हमारे लिए क्या है बेटा, बहुत डिफिकल्ट है। तो हमने किसको कैच कर लिया, कंपनी को। कंसेप्ट समझ में आया क्या, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? अब कंसेप्ट समझ में आ गया तो चलो इसे लिख भी लेते हैं एक बार के लिए। आई थिंक ये पॉइंट नंबर 3 था ना, चलो पॉइंट नंबर 3 लिखो। रिवर्स चार्ज का पॉइंट नंबर 3 जो सिंपली हमें क्या बोलता था, whenever insurance agent providing business auxiliary services to the insurer मतलब क्या, इंश्योरेंस कंपनी। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका LIC, ये आपका सप्लायर है, ये आपका कौन है, रेसिपेंट है। then that recipient is liable to pay GST under the RCM to the government। कंसेप्ट एकदम सिंपल सा था कि इंश्योरेंस एजेंट नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको कैच कर पाना हमारे लिए डिफिकल्ट है। डू वन थिंग, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर की कॉलर पकड़ो और कहानी खत्म करो। क्लियर है? बट एक ही बात ध्यान रखना है बच्चा कि ये जो आरसीएम एप्लीकेबल हो रहा है, दैट इज ओनली एंड ओनली टू द इंश्योरेंस एजेंट केसेस, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस एजेंट। यदि इंश्योरेंस कंपनी को और कोई दूसरे सर्विस प्रोवाइड करे, दैट इज एएमसी हो गया, ऑडिटर होगा, और भी बहुत सारी सर्विस होती है, तो उन सब में ये आरसीएम एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक? अच्छा यदि बात समझ में आ गई तो अब नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट जो था वो भी सिमिलर था ऑलमोस्ट, इसलिए मैं इसी के साथ ले रहा हूँ पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 4 क्या था, इफ एनी रिकवरी एजेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज, अगेन बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विसेज। ये आपका सप्लायर हो गया, और रेसिपेंट कौन होगा, बैंक, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, देन दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये दोनों बात समझ में। रिसिपेंट कौन है हमारा, रिसिपेंट बैंक, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ये समझ में आया क्या आपको? सर बिल्कुल सर समझ में आ गया। हम बात कर रहे हैं वसूली भाई। पहले लोन बांटो, और लोन उसके बाद जब कलेक्ट ना हो पाए तो वसूली भाई को अपॉइंट करो फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ लोन। देखा आपने कभी, बैंक क्या करती है, रिकवरी एजेंट को अपॉइंट करती है, और रिकवरी एजेंट को बोलती है कि आपको हम लिस्ट दे रहे हैं, ये सारे लोगों से आपको लोन कलेक्ट करना है,
और जितना आप कलेक्शन करेंगे उसका 1% या 0.2%, 0.5 डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो वो आपको हम कमीशन दे देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो जो रिकवरी एजेंट है वो भी नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते होंगे, यस। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी रिवर्स चार्ज लगा दिया कि हम क्या करेंगे, हम सिंपली बैंक, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किस किस की बात हुई बेटा, वापस से बोलिए जरा, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, बात हो रही है बैंक, एनबीएफसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। ठीक है, तो बैंक, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करो जरा, वापस से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट वेट। बैंक, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जब मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी को, तो एनबीएफसी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज एंड नॉट द सप्लायर। क्लियर है, ये सारे केसेस आपको समझ में आ गए क्या, इजी थे केसेस। अभी तक हमने 4 केस देखे। पहला केस क्या था बोलो, लीगल सर्विसेज, सेकंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, तीसरा जो था वो क्या था, इंश्योरेंस एजेंट, और चौथा था रिकवरी एजेंट। चारों के चारों केसेस जो थे वो प्योरली इस बात के ऊपर डिपेंड करते थे कि सर्विस प्रोवाइडर दैट इज सप्लायर कौन है, सप्लायर एडवोकेट, सप्लायर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सप्लायर इंश्योरेंस एजेंट और सप्लायर रिकवरी एजेंट। ठीक है, तो ऑल सर्विस, ऑल 4 एंट्रीज जो अभी तक हमने आरसीएम की पढ़ी है बेस्ड ऑन द सप्लायर, मतलब सप्लायर स्पेसिफिक थी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोविजन में आते हैं। चलो थोड़ा और आगे बढ़ो, और क्या बोल रहा है चलो देखते हैं। 4 एंट्रीज हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए एंट्री नंबर 1 एंड 2, अब में आते हैं 1 और 2, देखो क्या बोल रहा है। एंट्री नंबर 2 पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर 1 में आए। चलो एंट्री नंबर 2 आपकी देखी हुई भी, देखी परखी एंट्री है। क्या, सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, क्या, सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी और टू द बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब डायरेक्टर किसका, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट का, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी को जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, दैट सर्विस इज लायबल टू चार्ज अंडर रिवर्स चार्ज, लायबल टू पे जीएसटी अंडर द आरसीएम। कहने का मतलब क्या हुआ, एंट्री नंबर 2 है ना ये, चलो सॉरी, एंट्री नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक एक करके बात करते हैं। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 इज टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टर। किसके बारे में बात कर रहा है, डायरेक्टर। अच्छा, डायरेक्टर वर्ड को सुनकर आपको और कुछ याद आ रहा है क्या, पहले ये मुझे बताओ सर, डायरेक्टर वर्ड को सुनकर और कुछ क्या याद आएगा आपको? याद है जब हम पढ़ रहे थे एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज, मैं किसकी बात कर रहा हूं, शेड्यूल 3 एंट्री नंबर 1 सेक्शन 72 एक्सक्लूजन ऑफ जीएसटी। क्या बोल रहा था बताओ तो जरा, वो बोलता था कि वेन एवर डायरेक्टर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द बोलो टू द entity in the capacity of employee in the course of employment, then it's not considered as a supply। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो मैं आपके साथ बात कर रहा होगा वो कौन से डायरेक्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, बताओ कौन से डायरेक्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? सर ऐसे डायरेक्टर के बारे में आप बात कर रहे हो जो कि क्या आगे बोलो, जो कि नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर है। कैसा डायरेक्टर है, नॉन एम्प्लॉय, यहां पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूं नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर, क्योंकि यदि एम्प्लॉय डायरेक्टर है तो फिर तो ये क्लॉज एक्टिवेटी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा अब डायरेक्टर में हमने क्या बोल रखा था यहाँ पे कि डायरेक्टर क्या बोला था, एंट्री क्या बोल रही थी, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी who is located in taxable territory, then who is liable to pay GST? बताओ जल्दी से, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा इसे मुझे। हाँ जी बोलिए, who is liable to pay GST? सर जीएसटी पे करेंगे बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, आरसीएम कहाँ लगेगा, यहाँ लग जाएगा। चलो आरसीएम लगा देते हैं और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। ये आपने आरसीएम लगा दिया, जीएसटी अंडर आरसीएम टू द गवर्नमेंट। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? ये आपके रिसिपेंट है, ये आपका सप्लायर है। क्लियर है? अब मुझे यहाँ पर बताओ, यहाँ पर मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ कंपनी वर्ड यूज नहीं किया, कंपनी के साथ साथ एक वर्ड और यूज किया, दैट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट।
क्या वर्ड यूज किया गया बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट, ये यूज किया गया। तो अब बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी में क्या कोई डिफरेंस होता है? आंसर इज यस। बॉडी कॉर्पोरेट इज अ ब्रॉडर टर्म एज कंपेयर टू द कंपनी। तो बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है? वो हर एक एंटिटी जिसके दो एसेंशियल बेसिक कैरेक्टर होते हैं, वन इज अ बोलो, वन इज अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अनदर वन इज अ बोलो सेपरेट लीगल एंटिटी। यदि ये दो कैरेक्टर है तो वो हर एक एंटिटी क्या कहलाएगी? बॉडी कॉर्पोरेट। तो जैसे ही मैंने यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट लिखा, इस एंट्री का दायरा बहुत 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 बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब यहां पर सिर्फ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सिर्फ वो नहीं आएंगे। इन एडिशन टू डेट और भी बहुत कुछ हो जाएंगे। क्या आएंगे? दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट भी आ जाएंगे। मतलब क्या? आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया। एसबीआई इज ऑल्सो गवर्न अंडर द सेपरेट एक्ट, परपेचुअल सक्सेशन भी है। आईआईटी हो गया, एम्स हो गया, आईआईएम हो गया, दे ऑल आर गोइंग टू बी कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर एंट्री। अर्लियर डेज में ये कवर हो सकते थे क्या? नहीं, क्योंकि सिर्फ कंपनी था। अब हमने बॉडी कॉर्पोरेट भी लिख दिया तो हम सब कुछ कवर करना चाह रहे हैं क्या? यस। तो अब यदि मैं इसका एनालिसिस करूं या रादर एग्जाम्पल के थ्रू बात करूं, तो पहला एग्जाम्पल हमारा है फर्स्ट एग्जाम्पल। लिखो एग्जाम्पल। हाँ जी, एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल मैंने जो आपसे बात किया, क्या बातें किया था कि यदि मेरा डायरेक्टर, सपोज ये मेरा डायरेक्टर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द बॉडी कॉर्पोरेट और एनी कंपनी इन द कैपेसिटी ऑफ व्हाट? एमडीडब्ल्यूटीडी। एमडीडब्ल्यूटीडी का मतलब क्या है सर? एमडीडब्ल्यूटीडी का मतलब होता है बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर। क्या? मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? मैं बोलना चाह रहा हूं डेट इज इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में क्या होगा बता पाओगे? सर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है बाय द डायरेक्टर इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 3। कहाँ कवर हो जाएगी? शेड्यूल 3 में। अब ये शेड्यूल 3 क्या है? सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है ना? तो बताओ क्या लिखेंगे? डेट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ, नॉट कंसीडर्ड एज अ सप्लाई। नॉट कंसीडर्ड एज अ सप्लाई का मतलब क्या होगा? डेट इज नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी अराइज, देयरफॉर नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी अराइज। और जब जीएसटी का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं हो रहा तो स्ट्रेट अवे अब क्या होगा? सर स्ट्रेट अवे अब बात ऐसी होगी कि आरसीएम और एफसीएम की हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जीएसटी लगेगा तब तो वो बातें आएगी पिक्चर में। जब जीएसटी नहीं लग रहा तो बात तो वहीं खत्म हो गई। इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये भी हुआ कि यदि मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिखूं, और दूसरा एग्जाम्पल लिखूं क्या? इफ डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर बेटा बताओ तो जरा? यदि हमारा डायरेक्टर नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर है, नॉन एम्प्लॉय मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव या फिर नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर है, नॉन एम्प्लॉय या दैट इज नॉमिनी डायरेक्टर भी आप बोल सकते हैं, नॉमिनी या नॉमिनी डायरेक्टर है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ बताओ? नॉट अ एम्प्लॉय। ये बात ध्यान रखना कि ये जो हमारा डायरेक्टर है इज नॉट अ एम्प्लॉय, मतलब इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो कवर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नॉट एन एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय कैपेसिटी में यदि वो वर्क कर रहा है तब तो वो क्या होगा? शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा। यदि वो एम्प्लॉय नहीं है एंड इफ ही इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू हुम, किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? जल्दी जल्दी बताते चलो बेटा। सर टू द बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी, टू द बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी, कौन सी? हु इज लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, टू द बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी हु इज लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, तो ये सर्विसेज जो है दिस इज नॉट गोइंग टू बी कवर्ड अंडर, बोलो शेड्यूल 3। तो यहां पे लिख देता हूं नॉट कवर्ड अंडर शेड्यूल 3, देयरफॉर लायबल टू जीएसटी, ट्रीटेड एज सप्लाई एंड लायबल टू जीएसटी। ऐसा लिख दो, ट्रीटेड एज सप्लाई एंड हेंस लायबल टू जीएसटी।
लायबल टू जीएसटी। और अब क्या यहाँ पर जीएसटी डायरेक्टर को पे करना पड़ेगा? नहीं, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब कौन पे करेगा जीएसटी? जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट बाय द रिसिपेंट। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? अब यदि समझ में आई तो एक और एनालिसिस जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ किसे, कंपनी के डायरेक्टर को कवर करना चाह रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पर तो हम बियॉन्ड जा रहे हैं। बियॉन्ड जा रहे हैं मतलब क्या? यदि कोई डायरेक्टर नॉन एम्प्लॉय मतलब आप समझ रहे हो ना, जो एम्प्लॉय नहीं है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बोलो क्या लिखूं मैं? बॉडी कॉर्पोरेट। सर बॉडी कॉर्पोरेट मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हो थोड़ा सा? अब यहाँ पर डिटेल में हम लिख लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे हमेशा। सर्विसेज टू बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट प्योरली मैं लिख रहा हूँ, डेट इज टैक्सेबल टेरिटरी। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना चाह रहा हूँ या तो आपने आईआईटी को सर्विस प्रोवाइड की या आईआईएम को प्रोवाइड किया है, एम्स को सर्विस प्रोवाइड की, आरबीआई को सर्विस प्रोवाइड की, इवन प्रेसिडेंट ऑफिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, एसबीआई को सर्विस प्रोवाइड की, एटसेट्रा। ठीक है, देन इन ऑल डेट केसेस बॉडी कॉर्पोरेट इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट। एट द सेम टाइम बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या? तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होगा बेटा बताओ? बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स having two character, one is a separate legal entity and second क्या हो जाएगा बताओ? separate legal entity and perpetual succession। ये दो यदि आपके पास कैरेक्टर है, इसका मतलब क्या है कि यू आर अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये हमारे जो एंट्री नंबर 2 थी वो भी मैंने इट्स इंटायरिटी कवर कर ली। अच्छा, उसी के ऊपर एंट्री नंबर 1 भी था। सर एंट्री नंबर 1 क्या बोल रहा था? चलो देखते हैं एंट्री नंबर 1 क्या बोल रहा था। सर एंट्री नंबर 1 इज टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ, यस एनीबडी, एंट्री नंबर 1 किस बारे में बात कर रहा था? चलो बताओ तो जरा। सर एंट्री नंबर 1 इज टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस। पढ़ के देखेंगे? चलो जी ठीक है, पढ़ के देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखो, स्पॉन्सरशिप सर्विस मतलब ये जो सर्विस है, ये जो एंट्री है, इट्स अ सर्विस स्पेसिफिक। ये कैसी है? सर्विस स्पेसिफिक। अभी तक जो जितनी भी हमने पढ़े ना, डेट ऑल आर अ सप्लायर स्पेसिफिक। सप्लायर स्पेसिफिक मतलब क्या? वी नीड टू चेक सप्लायर कौन है, और सप्लायर यदि हमारा नोटिफाइड पर्सन है देन रिवर्स चार्ज लग जाएगा। बट ये जो सर्विस है ये बेसिकली सर्विस स्पेसिफिक है जनरली। ठीक है, क्या बोल रहा है? इफ एनी पर्सन प्रोवाइडिंग sponsorship service to the body corporate or partnership firm located in a taxable territory। now you need to tell me कि इस particular situation में, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप मुझे बताना कि क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आईपीएल, खैर इस साल तो हुआ नहीं बट इसके पहले तो हर साल होता था आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। यस, आईपीएल में आप मुझे बताइए, आईपीएल में स्पॉन्सरशिप सपोज पेटीएम वालों ने दी थी या कोको कोला ने दी थी स्पॉन्सरशिप, सीएट टायर ने स्पॉन्सरशिप दी। माय क्वेश्चन इज, आईपीएल में, वापस से मैं आपसे बात कर रहा हूं, वापस से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से सुने और फिर आंसर दे। आईपीएल में पेटीएम या सबसे पहले हमारा जो आईपीएल हुआ था, फर्स्ट आईपीएल, उसमें स्पॉन्सरशिप डीएलएफ ने दे के रखी थी। किसने दिया था? डीएलएफ। माय क्वेश्चन इज, हु इज द सप्लायर एंड हु इज द रेसिपिएंट? सर एकदम सिंपल है सर, डीएलएफ इज अ सप्लायर एंड आईपीएल, सॉरी आईपीपी लिख दिया मैंने, आईपीएल इज अ रिसिपेंट। यदि आप ऐसा आंसर दे रहे हो तो गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। और जब हम यही नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कि हु इज अ सप्लायर एंड हु इज अ रिसिपेंट, तो आगे की बातें मैं क्या करूंगा आपके साथ? यू गॉट माई पॉइंट? फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई ना कि सप्लायर कौन है, रिसिपेंट कौन है। जब मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि सप्लायर कौन है, रिसिपेंट कौन है, तो आगे की बातें कैसे करूंगे? क्लियर है? तो सबसे पहले बताओ सप्लायर कौन है, सर ऐसा नहीं ना, तो सिंपल है ना सर, सप्लायर आईपीएल हो गया, रेसिपिएंट डीएलएफ हो गया। अगेन आंसर इज रॉन्ग। आईपीएल इज नो बर्न, आईपीएल इज अ इवेंट जिसकी स्पॉन्सरशिप दी गई थी, एंड बीसीसीआई इज अ सप्लायर।
ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको प्रॉब्लम जाए कि हु इज अ सप्लायर, हु इज अ रिसिपेंट, ऑलवेज चेक करना कंसिडरेशन कौन किसे दे रहा है। आप मुझे बताइए, स्पॉन्सरशिप के लिए क्या डीएलएफ ने करोड़ों रुपए बीसीसीआई को दिए? आंसर इज यस। इसका मतलब ही है जिसको पैसा मिल रहा है वो सप्लायर है, जो पैसा दे रहा है वो रिसिपेंट है। आप हमारी सर्विस ले लो, कोचिंग क्लासेस की सर्विस। आपने मुझे पैसा दिया या मुझसे लिया है? आपने मुझे पैसा दिया है। जिसे पैसा दिया वो सप्लायर, मैं सप्लायर हूं, आप कौन हो? रिसिपिएंट। बेसिक इनडायरेक्ट टैक्स क्लियर है ना? तो हु इज अ सप्लायर? हु इज अ सप्लायर? बीसीसीआई इज अ सप्लायर। अब वो प्रोविजन क्या बोलता है देखते चलो। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई कराना सिखाना था कि आपको लिए डेट इज सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है, क्योंकि आधे बच्चे तो यही नहीं समझ पाते तो आंसर कैसे देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया, इफ एनी पर्सन प्रोवाइडिंग अ स्पॉन्सरशिप सर्विस, प्रोवाइडिंग अ स्पॉन्सरशिप सर्विस टू, क्या लिखा था, बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टीटी, ये लिखा हुआ था, लिख दीजिए टू द बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म located in a taxable territory, then they are the only person who is liable to pay GST under the RCM to the government. GST कौन पे करेगा RCM में? GST पे करेगा RCM में बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर है यहां तक? अब एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं आपके साथ, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, BCCI प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विस एट द रेट IPL इवेंट। IPL क्या है बेटा? वो इवेंट है। किसका इवेंट है? BCCI का। ठीक है, IPL इवेंट टू द DLF लिमिटेड। अब देखो, स्पॉन्सरशिप सर्विस यस, बॉडी कॉर्पोरेट है यस, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी यस, तो DLF इज लायबल टू पे GST अंडर द RCM टू द गवर्नमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि यदि इंडिविजुअल को स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड की गई होंगी तो ही इज नॉट लायबल टू पे अंडर RCM। उस केस में FCM लगेगा, मतलब सप्लायर को GST पे करना पड़ेगा। RCM तभी लगेगा जब आपका सप्लायर रिसिपेंट इधर बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फर्म है। इसके अलावा और कोई होगा तो फिर हम क्या बोल देंगे, हम सिंपली बोलेंगे नॉट लायबल टू GST अंडर RCM, रादर दैट ट्रांजैक्शन इज लायबल टू चार्ज GST अंडर FCM, मतलब हु इज लायबल टू पे? BCCI। क्लियर है? अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एडवर्टाइजमेंट एंड स्पॉन्सरशिप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड स्पॉन्सरशिप? एडवर्टाइजमेंट जनरली प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती है, प्रोडक्ट को हम प्रमोट करते हैं। जनरली एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती है, मतलब हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। क्लियर है ना? बात समझ में आई? रादर यदि हम बात करें एडवर्टाइजमेंट, जैसे आपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी तो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे वीवो मोबाइल हो गया तो मोबाइल की प्रमोट कर रहे हैं एंड सो ऑन। बट ऑन द अदर हैंड यदि मैं स्पॉन्सरशिप की बात करूं तो स्पॉन्सरशिप में पर्टिकुलर ब्रांड का उस इवेंट के साथ लिंक बताया जाता है और अपनी ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि दैट इज IPL स्पॉन्सर DLF ने किया, तो DLF का हम उस इवेंट के साथ, कौन सा इवेंट? IPL इवेंट के साथ सिर्फ लिंकेज दे रहे हैं और ब्रांड प्रमोटर है। कोई एक पर्टिकुलर हम दैट इज पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे। एडवर्टाइजमेंट में हमेशा प्रोडक्ट वाइज जाया जाता है, जबकि स्पॉन्सरशिप सर्विस में ब्रांड की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए उस इवेंट के साथ कनेक्शन दिखाया जाता है। क्लियर है? बात समझ में आई यहां तक? बात समझ में आई? जैसे आपने देखा होगा सीएट टायर्स का बात करें हम, तो वहां पर वो क्या एडवर्टाइजमेंट सेपरेटली चलती थी, बट जब भी सीएट टायर स्पॉन्सरशिप की बात होती थी तो सीएट दैट इज कंपनी का नाम वहां पर प्रमोट होता था। क्लियर है? तो स्पॉन्सरशिप इज नथिंग बट द लिंक बिटवीन द इवेंट एंड कंपनीज ब्रांड वैल्यू। क्लियर है? चलो अब यहां तक समझ में आ गया। तो अभी तक जो हमने बातें की है, टोटल हमने 6 एंट्री कवर कर ली है। 6 में से पहली एंट्री जो हमारी है दैट इज अ लीगल सर्विसेज, दूसरी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, तीसरी
यस बोलिए, इंश्योरेंस एजेंट, चौथी रिकवरी एजेंट, पांचवी जो सर्विस हमने पढ़ी है वो कौन सी सर्विस थी, दैट इज अ डायरेक्टर, एंड सिक्स्थ वन इज अ स्पॉन्सरशिप। तो 6 सर्विस अभी तक हमने कवर कर लिया है। नाउ वी आर कमिंग इनटू सेवंथ वन। पढ़ना स्टार्ट करें सेवंथ वन। चलिए सेवंथ सर्विस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेवंथ सर्विसेज क्या है? सेवंथ सर्विसेज, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यहाँ पर इन टोटालिटी कितनी सर्विसेज है मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज 19 सर्विसेज। रिसेंटली कुछ और सर्विसेज गवर्नमेंट ने ऐड करके रखी हुई है। आउट ऑफ दैट 19 सर्विसेज, कुछ सर्विसेज आईजीएसटी से भी रिलेटेड है। यहाँ पे हमने सीजीएसटी एज वेल एज आईजीएसटी दोनों के नोटिफिकेशन को कंबाइन किया है, क्योंकि दोनों ही हमें पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल 19 सर्विस है, आउट ऑफ 19 अभी हमने सिर्फ 6 कवर की है। हार्डली 3 या 4 सर्विसेज और इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें समझना पड़ेगा, बाकी सारी सर्विसेज मैकेनिकल है, मतलब बस फटाफट कर लेंगे तो भी चल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़ें, अब मैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड डेट इज समझाने जा रहा हूँ, डेट सर्विसेज इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। डायरेक्टली मैं आ रहा हूँ 18th नंबर की सर्विस। कौन सी सर्विस में आ रहा हूँ बेटा मैं? 18th नंबर की सर्विस, डेट इज सरकारी सेवाएं। ये किस बारे में बातें हो रही है? सरकारी सेवाएं, 18th नंबर की सर्विस। देखो क्या बोला जा रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं और फिर इसके आगे की बात करेंगे। क्या बोला गया? द एनी सर्विसेज, जब हम अगेन गवर्नमेंट सर्विसेज को भी इन इट्स एंटायरिटी पढ़ने के लिए एग्जाम्पशन मुझे पढ़ना पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ मैं एग्जाम्पशन का चैप्टर यहाँ पर नहीं ला सकता, बिकॉज देखो एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पशन था, एक ही एंट्री थी, तो मैंने उसको साथ में कवर करवा दिया। बट यदि मैं गवर्नमेंट को कवर करने जाऊंगा तो ऑलमोस्ट 20 एंट्री है, 20 एंट्री, सही सुना आपने, रादर मोर देन 20 एंट्री। उन सबको कंबाइंडली हमें पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगा। तो जब हम एग्जाम्पशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहीं पर वो बातें कवर हो जाएगी। क्लियर है? चलो अभी हम ये इसको लिमिटेड पर्पस के लिए फटाफट पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोला, एनी सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट by way of speed post, services in relation to the aircraft vessel inside the port or outside the port, transport of goods or passenger। So guys read किया क्या एंट्री को? देखो क्या बोल रहा था, any services supplied by the central government, state government, union territory और local authority to the business entity, to the business entity। मैंने यहाँ से renting of immovable property आपको कट करवा दिया है, मीनिंग देयर बाय यहाँ पे क्या लिखा था? एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग मतलब क्या? वैसे तो सारी सर्विसेज गवर्नमेंट ने कहाँ पर कवर करके रखा है? आरसीएम में। हाउएवर एक्सक्लूडिंग दिस ऑल सर्विसेज। अब मैंने जैसे ही रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को यहाँ से स्कोर्ड आउट करवाया, वैसे ही कहा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आरसीएम में कवर हो गई। यस सर, अमेंडमेंट क्या हुआ एग्जैक्टली वो आप बताएंगे क्या? तो इसके लिए यू नीड टू कम टू द एंट्री नंबर 19। एंट्री नंबर 19 में स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने बोला सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और local authority by way of renting of immovable property is also now onwards covered under the RCM। तो इसका मतलब ये भी RCM में कवर हो गई। तो अब RCM से बाहर सिर्फ कितनी बची है? 3। उसमें से सबसे पहले क्या बोला? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का मतलब क्या होता है? दैट इज अ पोस्ट ऑफिस। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का मतलब है क्या? पोस्ट ऑफिस। बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस। मतलब क्या? यदि पोस्ट ऑफिस स्पेशल एजेंसी, स्पेशल एजेंसी का मेरा मतलब क्या है? स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, देन इट इज कवर्ड अंडर द एग्जाम्पशन, कवर्ड अंडर द एफसीएम एंड नॉट अंडर द आरसीएम। सेकंड क्या बोला? सर्विस रिलेशन टू द पोर्ट, क्या लिखा है? एंड पोर्ट और एयरपोर्ट। कहने का मतलब क्या? रिलेशन टू द एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द परसेंट मतलब आजू बाजू का क्षेत्र, पोर्ट और एयरपोर्ट। देखो गवर्नमेंट क्या जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट पोर्ट और एयरपोर्ट को डिजाइन कौन करता है? वो गवर्नमेंट डिजाइन करती है। डिजाइन कौन करता है? पोर्ट और एयरपोर्ट को जनरली गवर्नमेंट डिजाइन करती है। क्लियर है? अब जब गवर्नमेंट ये पोर्ट और एयरपोर्ट को डिजाइन करती है तो अब वहां पर एयरपोर्ट और पोर्ट कौन यूज करने वाला है? गवर्नमेंट भी यूज करने वाली है, अदर देन गवर्नमेंट दैट इज प्राइवेट प्लेयर भी यूज करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटी प्रोवाइड की उसे दोनों यूज करने वाले हैं। अब जो ये फैसिलिटी प्राइवेट प्लेयर यूज करेंगे देन दे नीड टू पे रेंट और एडिशनल चार्जेस।
क्लियर है? तो गवर्नमेंट ने वही कहा है कि सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द पोर्ट और एयरपोर्ट इज स्टिल अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड नॉट अंडर द आरसीएम। ठीक है। एंड लास्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, इसको गवर्नमेंट ने एक्चुअली सेपरेटली कवर किया। तो एंट्री नंबर 18 एज वेल एज 19 दोनों को यदि मैं कंबाइंडली कवर करना चाहूं तो एंट्री क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं, एंट्री नंबर 18 एंड 19, 18/19 दोनों के दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज, मतलब मैं इसको क्या बोलता हूं, सरकारी सेवाएं। ठीक है। अब ये जो सरकारी सेवाएं यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं आपके लिए लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ऑल्सो रिफर, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन 9/2017। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज इस पर्टिकुलर एंट्री को पढ़ने के लिए आपके पास एग्जम्पशन नोटिफिकेशन ने जो गवर्नमेंट की सर्विसेज को एग्जम्प्ट कर रखा है वो सारी एंट्रीज का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट्स अकेले गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड, अकेले गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड गवर्नमेंट ने अराउंड मोर देन 20 एंट्री डिजाइन करके रखी है 9/2017 में। तो जब तक मुझे वो एंट्रीज का नॉलेज नहीं होगा तब तक ये मैं प्रॉपर वे में समझ पाऊंगा क्या, नहीं समझ पाऊंगा। आप समझ रहे हैं बात को? अच्छा, एज ऑफ नाउ जैसे मैंने आपको लीगल सर्विस में सिर्फ एक ही एंट्री थी, एंट्री नंबर 45 एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में, तो मैंने आपको वहीं समझा दिया। बट यहाँ पर क्योंकि 20 एंट्री डेडिकेटेड है टू द गवर्नमेंट सप्लाई, इसलिए हम इसको यहाँ पर कवर करेंगे क्या, नहीं, इससे मैं सेपरेटली एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में कवर करवाऊंगा। बट आरसीएम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या बोला गया गवर्नमेंट सर्विस के लिए, बोलो क्या, वेनेवर गवर्नमेंट, वेनेवर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग द लोकल अथॉरिटी प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, प्रोवाइडिंग एनी, पहले जो जनरल प्रोविजन था वो ड्राफ्ट कर लेते हैं, एनी सर्विसेज टू द बिजनेस एंटिटी, टू द बिजनेस एंटिटी who is located in a taxable territory, then that business entity is liable to pay GST under the reverse charge mechanism to the government। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, वहां पे कुछ और भी बोला हुआ था, क्या बोला हुआ था, एनी सर्विसेज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या बोला हुआ था, सबसे पहले तो बोला जा रहा था वहां पे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको मैंने क्या किया था, बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के चलते हमने यहां पर रेंटिंग, सॉरी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको हमने अमेंडमेंट के चलते हटा दिया। इसके बाद आपको जो ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो मैंने यहां से स्कोर आउट कर दिया, इसका मतलब आज के बाद रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑल्सो कवर्ड अंडर द आरसीएम। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कहां पे कवर हो जाएगी, आरसीएम में कवर हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये तो आपका स्कोर आउट हो गया। अब ये एबीसी क्या है, ये एबीसी मैं आपको एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन के चैप्टर में भी कंटिन्यू करूंगा, दैट इज द रीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और बेसिकली एबीसी है क्या, सबसे पहला ए मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का मतलब क्या है, दैट इज अ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का मतलब क्या है, स्पेशल, यहाँ पे सारी की सारी पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज को कवर नहीं किया गया है, सिर्फ गिनती की पोस्ट ऑफिस की 4 सर्विसेज ही कवर है, बाकी सारी सर्विसेज पोस्ट ऑफिस की एग्जाम्प्ट होती है। सर कहां लिखा है वो हम एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन के चैप्टर में बात करेंगे, डोंट वरी। कौन कौन सी 4 सर्विस, एसपीएल स्पेशल एजेंसी, स्पेशल एजेंसी का मतलब क्या होता है सर, एस मतलब स्पीड पोस्ट, पी मतलब पार्सल, एल मतलब लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी मतलब एजेंसी। दूसरा जो बोला गया पोर्ट और एयरपोर्ट, शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूं, डिटेल में हम बाद में बात करने वाले हैं, पोर्ट और एयरपोर्ट, ठीक है। एंड लास्ट सी मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑब्लिक पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑब्लिक पैसेंजर, इसको भी सेपरेटली एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में कवर किया जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो एंट्री बोल रही थी आरसीएम की वो मैंने कवर कर ली। अब अपार्ट फ्रॉम एंट्री में थोड़ा सा जाऊं तो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे ना बच्चा, तो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन क्या बोलता है कि एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द बिजनेस एंटिटी whose turnover within the threshold limit, क्या
टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो उसके लिए गवर्नमेंट जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगी वो एग्जम्प्ट है। इसका मतलब यहाँ पे बिजनेस टर्नओवर, बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर क्या होना चाहिए, मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट, देन ओनली ये प्रोविजन आरसीएम का एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज जीएसटी एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो फिर आप आरसीएम क्या और एफसीएम क्या, क्लियर है। अच्छा, दूसरा मुद्दा क्या है कि यहां पर एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन के चैप्टर में अगेन एक और एडिशनल एग्जाम्पशन भी दिया, और क्या बोला गया, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी whose value is less than or equal to 5,000 to the business entity that is exempt। इसका मतलब ये सर्विस की वैल्यू कितने से ज्यादा होना चाहिए, 5,000 से ज्यादा। 5,000 का क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे वर्क होगा, सारी बात करेंगे। अच्छा, एट द सेम टाइम ये जो सर्विसेज यहां पर हमने लिखी, इसका मतलब जनरली ये सर्विस आरसीएम में कवर नहीं, इसका मतलब क्या होगा, जनरली कवर्ड अंडर एफसीएम। आरसीएम से बाहर कर दिया तो अब कहां पे जाएगा, ये एफसीएम में। कैसे जाएगा, क्या बात होगी, जनरली मैंने इसलिए लिखा क्योंकि उसमें से कुछ सर्विस एग्जाम भी होने वाली है, ठीक है। तो यदि वो एग्जाम नहीं हुई तो वो कहां कवर होगी, एफसीएम में। इज इट क्लियर। तो ये हमारा एंट्री नंबर 18 19 भी क्या हो जाता है, कवर, रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। नाउ वी आर कमिंग इनटू नेक्स्ट सर्विस, और जो नेक्स्ट सर्विस है हमारी, नेक्स्ट सर्विस जो रिलेटेड सर्विसेज है हमारी, दैट इज रिलेटेड टू द कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है। सर्विस क्या है, एंट्री नंबर 12 पढ़िए। एंट्री नंबर 12 क्या बोल रहा है आपको, बेसिकली एंट्री नंबर 12 क्या बोल रहा है, एवरीवन नीड टू चेक। एंट्री नंबर 12 देखो क्या बोल रहा है, एंट्री नंबर 12, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय अ म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक मतलब इनके जैसे और भी, बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट, permitting the use or enjoyment of a copyright relating to the originally लिटरेचर हो गया, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क। बेसिकली ये ऐसे वर्डिंग में बात नहीं करता, एक्चुअल वर्डिंग जो यहाँ पे दी वो क्या पता है, वो बोलता है एनी कॉपीराइट कवर्ड अंडर सेक्शन 13(1)(a) ऑफ द कॉपीराइट एक्ट। और 13(1)(a) ऑफ कॉपीराइट एक्ट में चार चीजें बेसिकली कवर है, दैट इज अ लिटरेचर, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक और ड्रामेटिक, टू अ म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और द लाइक। क्या बोला गया, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंट्री नंबर 12 की हम बातें कर रहे हैं, प्लीज एवरीवन। एंट्री नंबर 12, एंट्री नंबर 12 में हमें सबसे पहले क्या बोला गया, क्या क्या कवर किया गया सर, ऑथर, और क्या बोल रहा था, म्यूजिक कंपोजर, और क्या, फोटोग्राफर, लिखो जो जो बोल रहा था वो लिख दो, फोटोग्राफर। और क्या कवर किया गया, आर्टिस्ट, और क्या कवर किया गया, द लाइक। ये बोला क्या, मतलब इनके जैसे भी और भी। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सर, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू, बोलो किसको बोला गया था सर, बोला गया था वहां पर ऑथर, मतलब क्या, पब्लिशर या म्यूजिक कंपोजर या फिर प्रोड्यूसर और द लाइक। कौन सी सर्विस बोला गया था, तो वहां पर बोला जाता था कॉपीराइट कवर्ड अंडर सेक्शन 13(1)(a) ऑफ द कॉपीराइट एक्ट एंड नॉट अंडर द जीएसटी एक्ट। कॉपीराइट एक्ट का 13(1)(a) रिलेटिंग टू, जो रिलेटेड होता था, रिलेटिंग टू किससे रिलेटेड था, रिलेटिंग टू ओरिजिनल, इसको मैं प्यार से क्या बोलता हूं पता है तुम्हें, मैं बोलता हूं लिटरली मैड, MAD, लिटरली मैड। मैड में M मतलब क्या, म्यूजिकल, A मतलब क्या, आर्टिस्टिक, और D मतलब क्या, ड्रामेटिक, ठीक है, क्या, लिटरली मैड। चार बातें की गई है। देखो कॉपीराइट सिर्फ उन चीजों का होता है जिसमें मैडनेस होती है, मैडनेस मतलब यूनिकनेस होती है, एक पागलपन होता है। यदि दूसरे के लिटरेचर को आपने सिंपली कॉपी कर दिया तो किस बात का कॉपीराइट,
उसका क्या कॉपीराइट होने वाला है? क्या नहीं होने वाला ना। तो जब तक मैडनेस नहीं होगी ना आप में, तब तक वो कॉपीराइट वाली बात नहीं आएगी। तो इसलिए इसको याद कैसे रखेंगे? 13(1)A में क्या कवर किया है? लिटरली मैड। लिटरली मैड मतलब लिटरेचर, मैड में एम मतलब म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक। अब यहां पर यदि मैं आपसे बात करूं, प्रोविजन क्या बोल रहा था कि ये जो भी हमारे रिसिपेंट है, ये तो आपके सप्लायर हो गए, ये आपके रिसिपेंट हो गए। रिसिपेंट इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट। ठीक है। अब यदि मैं आपसे वन बाय वन बात करूं, लिटरेचर, लिटरेचर मतलब क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 1, 2, सॉरी 3 और ये 4, वो एक वन बाय वन बातें करिए। सबसे पहले लिटरेचर, लिटरेचर मतलब क्या? दैट इज बुक बाय द ऑथर। इसका मतलब क्या होगा? बुक बाय ऑथर। म्यूजिकल, म्यूजिकल मतलब क्या? एवरीवन, एवरीवन बताओ, म्यूजिकल मतलब क्या? सर म्यूजिकल मतलब वो जैसे ट्यून वगैरह होती है ना, ट्यून वगैरह मतलब बेटा नहीं समझ में आया मुझे। सर वो जैसे एयरटेल की ट्यून थी, जियो की है, हर किसी की अलग अलग होती है, तो वो जो ट्यून होती है उसको हम म्यूजिकल, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको साउंड बोला जाता है। वो 13(1)B और 13(1)C में कवर है। सिनेमा और साउंड जो होते हैं ना, जो सॉन्ग्स, म्यूजिक सॉन्ग्स होते हैं, प्रॉपर रिकॉर्डिंग वाले होते हैं, वो 13(1)B और 13(1)C में कवर होते हैं जनरली, कॉपीराइट एक्ट के। तो 31(A) में म्यूजिकल का यहाँ पे मतलब क्या होता है? दैट इज द लिरिक्स बाय द, लिरिक्स लिखो, लिरिक्स बाय द, क्या लिखेंगे बताओ? कौन लिरिक्स कौन लिखता है? सॉन्ग राइटर। लिरिक्स बाय सॉन्ग राइटर। अच्छा, कोई एग्जांपल दे पाओगे आप? हाँ जी सर बिल्कुल, जावेद साहब। ठीक है, जावेद साहब इज अ सॉन्ग राइटर। ठीक है, तो उनने जो लिरिक्स है उसका क्या कॉपीराइट करवा सकते हैं? यस। आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक मतलब क्या? इट कैन बी पेंटिंग बाय पेंटर, पेंटिंग बाय पेंटर। और ड्रामेटिक मतलब इट्स नथिंग बट द एक्टिंग बाय द एक्टर, वी कैन से एक्टिंग बाय एक्टर। ठीक है, अब मैं आपसे एग्जांपल पूछ रहा हूं। ठीक है, आप ध्यान से सोचना, समझना और फिर आंसर देना। क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। लेट अस अज्यूम दैट मैंने कोई पर्टिकुलर बुक लिखी, बुक का मैंने कॉपीराइट करवा लिया। मैंने बुक लिखी, बुक का कॉपीराइट करवा लिया। क्या बुक का कॉपीराइट होता है? यस। 13(1)A में होता है, हाँ जी होता है। अभी तो आपने पढ़ा ना लिटरेचर। ओके, वो कॉपीराइट को मैं टैक्समैन को 10 लाख रुपए में बेच दे रहा हूँ। क्या? टैक्समैन को मैं 10 लाख रुपए में बेच दे रहा हूँ। हु इज द सप्लायर? टैक्समैन। सॉरी, मिस्टर एजे। हु इज द सप्लायर? मिस्टर एजे। हु इज द रेसिपिएंट? टैक्समैन। यस, कॉपीराइट सेल आउट किया 10 लाख में। अब ये जो 10 लाख के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, इज इट अंडर एफसीएम और अंडर आरसीएम? क्या सप्लायर पे करेगा या फिर रिसिपेंट पे करेगा? मतलब टैक्समैन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे जीएसटी। क्या आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा? हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा। और यदि आपका आंसर हाँ जी सर वाला है, आप बोल रहे हो कि आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, टैक्समैन इज लायबल टू पे जीएसटी, देन यू आर रॉन्ग। वाई? बिकॉज ये जितनी भी बातें हम पढ़ रहे हैं ना, हम सारी की सारी नोटिफाइड सर्विसेज पढ़ रहे हैं। और आपने वर्डिंग पे ध्यान दिया, 10 लाख रुपए में मैंने कॉपीराइट बेच दिया। बेच दिया इसका मतलब इट्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स, और सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए प्रोविजन कवर होगा क्या? नहीं। हाँ, मैं आपको बोलता कि 2 साल के लिए ट्रांसफर किया, 5 साल के लिए ट्रांसफर किया, मतलब टेम्परेरी ट्रांसफर किया है, तो फिर ये प्रोविजन एक्टिवेट हो जाता। और क्योंकि ये प्रोविजन एक्टिवेट हो जाता, तो फिर मैं बोलता इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड कवर्ड अंडर द आरसीएम, देयरफॉर टैक्समैन इज लायबल टू पे जीएसटी। बट यदि बेच दिया, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, तो फिर तो वो क्या हो गया? सप्लाई ऑफ गुड्स। और सप्लाई ऑफ गुड्स है तो आरसीएम की बात होगी क्या? नहीं होगी। ये सिर्फ सर्विसेज है ना, ये जो हम 19 पढ़ रहे हैं, 19 क्या है? सर्विसेज है। इसलिए वहां पे लिखा भी था ट्रांसफरिंग यूज ऑफ इंजॉयमेंट राइट। सिर्फ टेम्परेरी ट्रांसफर किया, टाइटल ट्रांसफर किया है क्या? नहीं किया। चलो, अब ये 12th वाली एंट्री भी हमारी हो चुकी है। अब जितनी एंट्री हमारी जनरली बची हुई है ना, मैक्स एक जीटीए को छोड़ दो, बाकी सारी एंट्री रिलेटेड टू समवेयर रिलेटेड टू द इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। तो चलो एंट्री नंबर 14 देखते हैं। एंट्री नंबर 14 क्या बोल रहा है? चलिए देखिए, एनी सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। सर ये तो सीधे सीधे इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ बिल्कुल। क्या ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? ऑफ कोर्स हमने पढ़ी है, जब हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस पढ़ रहे थे 7(1)B में।
एंट्री नंबर 4 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ 71C में तो ये बात हमने की थी कि एनी पर्सन एनी सप्लायर लोकेटेड इन नॉन टीटी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पर्सन लोकेटेड इन टीटी देन कवर्ड अंडर आरसीएम, पढ़ा है ना, वही तो लिखा है। चलो और आगे पढ़ते हैं। सर्विसेज सप्लाइड बाय person located in non TT by way of transportation, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया, by way of transportation of goods by a vessel from place outside India up to the place inside India, up to the place custom station of clearance of India, then also covered under the RCM। बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट रिलेटेड टू द कस्टम है, ठीक है। हमारे सिलेबस में कस्टम नहीं है, एग्जीक्यूटिव वालों को पढ़ना है, तो जब हम कस्टम में पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको ये पॉइंट क्लिक करवा के दूंगा। तो ये दोनों पॉइंट बोल क्या रहे हैं, कौन सा नंबर का पॉइंट है पहले देख लो, 14 15। तो चलिए जी आ जाइए 14 15 लिखते हैं हम। एंट्री नंबर 14 बहुत ही आसान है। जनरली एक्चुअल में यहां पर क्या बोला गया पता है, लीगल वर्डिंग की मैं बात करूं तो ओवरसीज सप्लायर प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज टू एनी Indian recipient who is located in taxable territory other than the NTOR। NTOR मतलब non taxable or that is online recipient, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट। बट उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपके लेवल पे उतनी बातें हैं नहीं, अदरवाइज हमें और भी बहुत सारी बातें आईजीएसटी से कवर करनी पड़ेगी, तो हम उसको एकदम सिंपल रखते हैं। और 14 को क्या लिखते हैं, इफ एनी पर्सन located in non-taxable territory providing supply of any services to any person located in taxable territory then they are liable to pay GST under the reverse charge mechanism to the government। ये हमारा सप्लायर हो गया, ये हमारा रिसिपेंट हो गया, और ये सर्विस को हम कॉमनली नोन एज, इस पर्टिकुलर सर्विस को हम किस नाम से जानते हैं, इट्स नथिंग बट द इंपोर्ट ऑफ सर्विस। पढ़ा है क्या हमने ये, हाँ जी सर ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। अच्छा इसी का दूसरा पॉइंट जो बोल रहा था वो क्या बोल रहा था, वो भी मैं लिख दूं यहाँ पर। चलिए एंट्री नंबर 15 क्या बोल रहा था, मेंबर ऑफ, क्या बोल रहा था अगेन, एनी पर्सन located in non-taxable territory providing a services by way of transportation of goods through a vessel from outside India up to the custom station in India। अब ये कस्टम स्टेशन क्या होता है, वैसे तो हमें कस्टम है नहीं, कस्टम होता तो कस्टम स्टेशन पढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आता, बट कस्टम स्टेशन का मतलब होता है कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन, ठीक है। तो लैंड कस्टम स्टेशन मतलब ये सपोज ये बॉम्बे का आपका कस्टम पोर्ट है, तो ये कस्टम पोर्ट को हम बोलते हैं कस्टम स्टेशन जनरली, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं, क्या बोल रहा है प्रोविजन। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि पूछने के लिए बाकी जो बैकग्राउंड है वो आपके लेवल में नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखूं मैं, एनी पर्सन ही लिख दूं या ओवरसीज सप्लायर लिखूं, ये जनरली इसको हम क्या नाम बोल दे सकते हैं, इट इज नथिंग बट द, इसको और क्या नाम देते हैं, ओवरसीज सप्लायर। ये कैसे सप्लायर, ओवरसीज सप्लायर मतलब आउटसाइड इंडिया से सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं लिखता हूं एनी पर्सन लोकेटेड इन अ नॉन टीटी, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, सप्लायर, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू, किसके थ्रू, वेसल, वेसल फ्रॉम, बोलो क्या, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन। सर ये तो ऊपर ही कवर हो जाएगा ना, तो फिर हम इसको अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट ने इसकी एंट्री अलग से क्यों बनाई, ये तो ऊपर ही कवर हो जाना चाहिए था। नहीं नहीं, ये ऊपर कवर नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, उसका रीजन है क्योंकि कस्टम स्टेशन तक ही लाया हुआ है ना गुड्स, गुड्स जो हमने ट्रांसपोर्टेशन करके लाया वो ओनली अप टू द कस्टम स्टेशन। अभी तक होम कंजम्पशन के लिए क्लियर हुआ है क्या, नहीं। होम कंजम्पशन के लिए क्लियर हुआ है क्या, नहीं। होम कंजम्पशन मैंने आपको बताया था, हमारे लिए होम मतलब क्या, इंडिया, हमारे लिए होम का मतलब क्या है, दैट इज नथिंग बट द इंडिया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इफ एनी पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एनी पर्सन,
रादर एनी पर्सन भी नहीं, यहाँ पे उन्होंने जो लिखा था वही लिखते हैं अपन, इम्पोर्टर। क्या? इम्पोर्टर लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, importer in India that is located in taxable territory, then that importer is liable to pay GST under reverse charge mechanism to the government। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आई क्या? यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये आपका 14 और 15 रिलेटेड टू द इम्पोर्ट वाला पार्ट भी अपना कवर हो चुका है। ये इम्पोर्ट वाला पार्ट भी अपना क्या हो चुका है? कवर हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ में आ गई? ओके अब इसके बाद जो छोटी मोटी एंट्री बची है एक्सेप्ट जीएसटी, बाकी सारी एंट्री ऑलमोस्ट हमने कवर कर ली है। अब जो नेक्स्ट एंट्री आ रही है वो नेक्स्ट एंट्री क्या है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री रिलेटेड टू द आरबीआई वाली हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार गो थ्रू भी कर लो, पेज नंबर 58 से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। 1 2 3 4 5 6 सारी एंट्री हो चुकी है। डीएसए की एंट्री थोड़ा सा रुक जाओ, ये डीएसए बिजनेस फैसिलिटेटर ये सब न्यू एंट्री है, इसको मैं एक साथ आपको पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एजेंट ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट ये सब एक ही है। हाँ ये वाली हम पढ़ सकते हैं अभी हाल फिलहाल। एंट्री नंबर 10, एंट्री नंबर 10 क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये ओवरसीज नहीं है, ओवरसीइंग। ओवरसीइंग का मतलब क्या होता है? दैट इज हमने देखो जैसे डे बाय डे एनपीए का जो लेवल है ना वो बढ़ते जा रहा था, डे बाय डे एनपीए का जो लेवल है वो इंक्रीज होते जा रहा था। तो वो जो एनपीए का लेवल इंक्रीज हो रहा था उसको देखते हुए रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनपीए को एनालिसिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीआई ने एक डेजिग्नेटेड कमिटी बनाई। उस कमिटी का नाम दिया गया मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी। और ये ओवरसीइंग कमिटी क्या करती थी? इट इज गिविंग अ रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीए, कि एनपीए को कम कैसे किया जाए, उसमें रिकवरी कैसे इंक्रीज किया जाए, कितना हमारा पोटेंशियल एक्सपोजर है। तो ये सारी बातें यहाँ पर दी गई है। तो ओवरसीइंग कमिटी मोस्ट प्रोबेबली ये 2018 में भी नहीं 2018 नहीं सॉरी फैब 2019 में ये रीड्राफ्ट हुई थी, ठीक है। और ये किसको रिपोर्ट करती थी? डायरेक्टली आरबीआई को। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? अगेन एंट्री नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस आपको ध्यान ही रखनी है। एंट्री नंबर 10 आज की क्लास की लास्ट एंट्री ले लेते हैं, बाकी की एंट्री हम कल देख लेंगे। एंट्री नंबर 10, और बेसिकली एंट्री नंबर 10 क्या है? मेंबर ऑफ, क्या बोला गया? मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी। ओवरसीइंग कमिटी, ठीक है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आरबीआई, सर्विसेज टू आरबीआई इज कवर्ड अंडर आरसीएम। मतलब क्या? जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? दिस इज द एंट्री नंबर 10, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ी एक बार बस आप रिवाइज करवा दो फटाफट, उसके बाद हम बाकी की एंट्री कल पढ़ लेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा एडवोकेट लीगल सर्विसेज के केस में आरसीएम लग जाएगा। उसके बाद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पढ़ा। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बाद हमने क्या पढ़ा? इंश्योरेंस एजेंट, ठीक है। उसके बाद रिकवरी एजेंट जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू द बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद डायरेक्टर की हमने बात की। डायरेक्टर के बाद हमने क्या बोला? स्पॉन्सरशिप सर्विस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पॉन्सरशिप सर्विस और क्या बातें हुई? नॉन टीटी टू टीटी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेसल अप टू कस्टम स्टेशन, आरबीआई की सर्विस हो गई। कॉपीराइट रिलेटेड सर्विस हो गई। क्लियर है? हमारी कुछ सर्विसेज बच गई है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सर्विस अभी बची है वो जीटी है, बाकी और कोई सर्विस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी तो सब हम फटाफट कवर कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो कल हम सबसे पहले जीटीए की सर्विस कवर करेंगे। एक बार हमारा जीटीए कवर हो गया तो आफ्टर डेट विल कम टू द छोटी मोटी जो सर्विसेज बच गई वो पढ़ के आरसीएम का पार्ट खत्म कर देंगे। और कल हम साथ में ई कॉमर्स ऑपरेटर भी पढ़ने वाले हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, ई कॉमर्स ऑपरेटर 9.5। एट द सेम टाइम टुमारो वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 5 ऑल्सो। तो आपका चार्जिंग प्रोविजन का चैप्टर भी इन इट्स टोटलिटी कंप्लीट हो जाएगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बेटा? जीएसटी धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ते जा रहा है, इसलिए प्लीज कीप रिवाइजिंग। जितना हो सके उतना रिवाइज करते चलो। वैसे मैं हर लेक्चर के स्टार्टिंग में 5-10 मिनट आपको रिकैप दे देता हूँ, फिर भी आप एक बार रिकैप कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून, स्टे सेफ। थैंक यू।